गाड़ी में ऑलमोस्ट 30,000 पार्ट्स होते हैं अगर ब्रेजा चला 30,000 पार्ट मारुति नहीं बनाती। वो मोदी जी भी अपने कहते हैं मेक इन इंडिया मेक फॉर द वर्ल्ड, राइट। मेरे को लगता है छोटी सी जिंदगी है तो प्राइवेट प्लेन भी होना चाहिए, स्पोर्ट्स कार भी होनी चाहिए। एंड ऑब्वियसली आई फेल्ट कि जिस रेस में भाग रहे हो ना उस रेस की फिनिश लाइन पहले देख लो। जो चीज़ मेरे को 15, 16, 17 साल लग गए वो इसने विदिन 6 मंथ्स करी, बट वो हार्डकोर करी। आपने शार्क टैंक में ब्लेमिंग है हाँ वो जजमेंट के रहेगा। ये का इम्पैक्ट कब लेगा तुम्हारे इंडस्ट्री में? सब लोग कहते हैं एआई से हमारी जॉब चली जाएगी ये वो, विच इज़ वेरी ट्रू। एआई क्या करता है, 2 बंदों का काम एक बंदा कर सकता है तो वो दूसरा बंदा चले गए। द नामिडी यूनिवर्सिटी भी बन रही थी, 20-25 साल पहले की बात है। तो जब मैं गया देखने तो पापा वाज लाइक कि हमें एडमिशन नहीं करा। क्या यार ऐसा क्यों? पापा ने कहा जितनी मशीनें जितनी ये चीज़ें दिखा रहा है कॉलेज में, इतना तो मेरी फैक्ट्री में ऑलरेडी मटीरियल पड़ा है, इतनी मशीन मेरे फैक्ट्री के अंदर अद्दी खा रही। तो टीवी इंडस्ट्री में अभी कि काफ़ी ज़्यादा क्वालिटी के भी बात चलते हैं, जैसे किसी जैसे एक्सीडेंट होता है तो वो ऑटोमेटिकली रोक हो जाते हैं। ओला क्या गलती करा है अभी? सो ओला विल ऑल्सो कैच अप। ऑटोमोटिव इंडस्ट्री जो हम लोग शुरू से कह रहे हैं, ऑटोमोटिव है इतना कॉम्प्लेक्स तो क्वालिटी, क्योंकि वही दिक्कत है आप में है ना कि ऑटो लॉक हो गई, ये क्या क्वालिटी डिफेक्ट है। साइड में लॉक हुई है एक बात है, चलते चलाते लॉक हो गई तो पीछे वाला आपको मारेगा, उसके पीछे एक्सीडेंट भी कितना है चांसेस है। तो स्टार्टअप शादी से पहले स्टार्ट करना चाहिए, बाद में स्टार्ट करना चाहिए? मेरे को पेटने में तो पहले करना चाहिए, जस्ट क्योंकि थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर कम होती है। So hello everyone. So welcome to the Virasya for all. So coming to the another podcast. So today we have the Rakshit Srivastava with us and Aman Batra with us, who have the startup Convention Labs in Gurgaon. So they have recently got the funding of 2 crore rupees recently. So in this podcast we will focus on how to raise the funding for the tech startup and how is their journey. Right? Hello Rakshit. Hi Aman. Hi. Hi Razat, thanks for inviting us here. So we will start with our like a basic education background क्या है आपका, और इंट्रोडक्शन से स्टार्ट कर सकते हैं। डेफिनेटली। तो थोड़ा हम म्यूशन के बारे में पहले बताया था। सो अमन एंड आई वी स्टार्टेड म्यूशन, हमें ऑलमोस्ट 5 years हो गए। म्यूशन इज बेसिकली अ SaaS प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, दैट इज सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। एंड एग्जैक्टली हम क्या करते हैं आई थिंक अमन बेटर बता पाएगी आपको, एंड देन वी विल इंट्रोड्यूस आवरसेल्व्स। Sure. तो व्हेन वी स्टार्टेड 7 years बैक, बेसिकली मैं एक मैन्युफैक्चरिंग फर्म ओन करता क्या। सो आई यूज टू मैन्युफैक्चर शॉकर्स फॉर मारुति फॉर डिफरेंट टीयर वंस। एंड विद टीयर वंस आई मीन कि अगर आप OEM समझो लाइक मारुति एज अ ब्रांड, सो दे हैव डिफरेंट टीयर वंस जो चेसी कोई बना रहा है, शॉकर कोई बना रहा है, टायर कोई बना रहा है, विंडोज़ कोई बना रहा है। सो मारुति इज बेसिकली एन असेंबलर। मतलब देखो तो गाड़ी में ऑलमोस्ट 30,000 पार्ट्स होते हैं अगर ब्रेजा चला तो 30,000 पार्ट मारुति नहीं बनाती। मारुति वर्क इज टू जस्ट असेंबल। Okay. So factories, there are factories and companies who themselves are listed companies, 40,000, 10,000 plus CR groups, which are specializing in one of these things. These are some दे आर ऑल्सो सेमी असेंबलर। जैसे अब शॉकर में अगर आप देखो तो शॉकर में बहुत सारे पार्ट्स लगते हैं, 10 से 20 पार्ट लगते हैं। तो हम सेमी शॉकर असेंबल करके बना के एक कंपनी है गेब्रियल तनेको ड्राइव इंडिया, उन सबको देते मिंडा सब, दे इवेंचुअली गिव इट टू मारुति, एंड दैट इज हाउ मारुति असेंबल्स डिफरेंट सेगमेंट्स टुगेदर एंड दे फॉर्म द कार। अब अगर आप ये देखो, टेक्निकली मारुति, हीरो, सुजुकी, दे आर नॉट मैन्युफैक्चरिंग एनीथिंग, दे आर असेंबलर्स, राइट। सो इनके पास चीज़ें पीछे से आ रही है। नहीं, ऐसा भी तो होगा ना कि कुछ पार्ट तो अपनी मैन्युफैक्चरिंग में भी बना सकते हैं, right? नहीं, so that is what their assembly lines होती है सर, दे आर असेंबली लाइन्स। डिजाइन्स इन कंपनीज का होता है। Okay. You work as a third party basically, right? नहीं, so every company which is making anything for a car or automobile, Maruti is one example. Be it या Volkswagen cars, या हम लोग JCB के साथ भी काम करते हैं, अशोक लेलैंड हो गया, या Aston Martin के लिए भी हम काम करते हैं। Now whatever car is made in India is also sold in South Africa या Brazil, या फिर we buy imported cars, Mercedes is made say in Europe and then is imported here. So all of these car companies, they follow an international standard called IATF, manufacturing के लिए। And this is basically जैसा आप NCAP देखते हो, NCAP is a national rollover rating, internationally सारी गाड़ियों की एक safety rating है।
तो अब जो भी पार्ट बन रहा है इसको बहुत एक्सट्रीमली हाई क्वालिटी चेक से निकलना होता है, एंड खाली पार्ट है नहीं, दी एंटायर फैक्ट्री। तो आप अभी देखोगे रिसेंटली यहाँ आने से पहले मैं पढ़ रहा था, आई थिंक स्कोडा फोक्सवैगन इज रिकॉलिंग 5 ऑफ देयर कार्स, क्योंकि पीछे वाली सीट बेल्ट के हुक में कुछ इशू है। सो ये गवर्नमेंट के रेगुलेशंस है कि हाँ मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स है जिससे इंसान की जान को खतरा हो सकता है, वो रिकॉल करना पड़ेगा। सो वी मेक अ सॉफ्टवेयर विच इज़ यूज बाय ऑल ऑफ दीज फैक्ट्रीज, चाहे वो असेंबलर हो, सब असेंबलर हो, टीयर वन है, मारुति को दो या एस्टन मार्टिन को दो, ओके। एंड दे बाय आवर सॉफ्टवेयर विच इंश्योर्स कि ये सारे स्टैंडर्ड्स मीट हो रहे हैं, कि इस टाइप की गलतियां फिर से ना हो। क्या क्या स्टैंडर्ड्स हैं, जैसे कि सेफ्टी स्टैंडर्ड हो गया, जैसे कि वो बाकी टेस्ट? See, what normally happens is Maruti and IATF set formation है, ओके। and they basically audit different companies or different manufacturing units under those things. 19 to 20 clauses के basis पे ये लोग आपका audit करते हैं, ठीक है? So this is what the quality norms and the manufacturing norms are, कि from incoming of the material within the factory to outgoing to manufacturing में क्या क्या quality के norms ज़रूरी पड़ते हैं, ठीक है? अगर आप समझो कि अगर आपकी गाड़ी के अंदर स्टीयरिंग व्हील अगर कोई इशू आ गया चलते हुए, सो बेसिकली चलते हुए गाड़ी में किसी की डेथ भी हो सकती है या क्रैश कर सकते हो। सो दोज क्वालिटी चेक्स आर रन फ्रॉम अ लॉट ऑफ पॉइंट व्यूज। तो जब तक वो बिल्कुल परफेक्शन पे नहीं आ जाएगा, और जब जब वो मैन्युफैक्चर हो रहा है तब तक उसका एक पेपर जनरेट हो रहा है, किसने बनाया, कैसे बनाया, क्यों बनाया, किस रीज़न से बनाया गया, कोई डिफेक्ट आया तो कैसे आया, उसकी क्वालिटी के चेक्स हमेशा करते जाते हैं। एंड दिस डेटा इज सपोज टू बी सेव्ड। ओके। आज से पहले तक ये हर चीज़ के लिए मैंडेटरी था फॉर टू बी ऑन पेपर, बिकॉज लोगों के पास एक ही था कि यार पेपर इंडस्ट्री है, तो बहुत सारी कंपनीज ने अपने अपनी इंडस्ट्रीज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में एक कमरा डाल रखा है जिसके अंदर वो 15-20-40 साल का पेपर संभाल के रखते हैं, बिकॉज कभी भी रिकॉल आ सकता है, मारुति कभी भी बुला सकती है, ऑडिट कभी भी फेल हो सकती है। आपने आज कोई मर्सिडीज गाड़ी ली, 2 साल बाद अगर नॉर्मल कोई दिक्कत फेलियर हो गया तो आप सीधा मर्सिडीज को ब्लेम करोगे, तो वो मैन्युफैक्चरिंग हेड्स पे जाके फिर बोलती है जी इस पार्ट में इस चीज़ में दिक्कत थी। डेटा कहाँ से निकलता है? अगेन दे बैटरी से कहीं ना कहीं पेपर पे डेटा निकलता है। बट विद दिस व्हाट नॉर्मली हैपेंस इज, पेपर के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? फिक्टिशियस है, जल सकता है, चूहा खा गया, खराब हो गया, 15 साल का पेपर आप कौन संभाल के रखता है? हमें आज भी अपनी कॉलेज की डिग्री संभालने में भी दिक्कत होती है, राइट? अब सब क्लाउड बेस पे आना शुरू हो गया। सो दैट इज हाउ मी एंड रक्षित देन फॉर्म द कंपनी। विथ हिज गाइडेंस, विद माई एक्सपर्टीज, हमने बैठकर एक फॉर्म करी कंपनी, एंड द कंपनी नेम इज म्यूशन इनोवेशन लैब्स। एंड द आइडिया वॉज टू नॉर्मलाइज दिस हुआ कि यार ये तो बहुत बड़ा हुआ है, पेपर संभालना, सिरदर्दी संभालना। क्वालिटी इज अ मैंडेट टुडे, क्वालिटी नॉर्म है आज ही डेट में। आज से 30 साल पहले जब मेरे कादर साहब ने इंडस्ट्री शुरू करी थी तब क्वालिटी था यार, अच्छा हम क्वालिटी प्रोडक्ट बनाते हैं इसलिए हमारे को लो। आज सारे क्वालिटी बनाते हैं, हाँ। है ना? और अब कोई भी कंपनी के पास जाओ, कुछ भी जाओ, चाहे वीवो का फ़ोन ले लो, चाहे सैमसंग का ले लो, चाहे आप वर्चू का ले लो, सब क्वालिटी प्रोडक्ट बना रहे हैं, तभी चल रहे हैं। सो क्वालिटी आज एक नॉर्म हो गया, और इसी नॉर्म से करने के चक्कर के अंदर आपका कोशिश हमारी यही है एज एन इंडस्ट्री ओनर्स कि हम इंडस्ट्री को, स्पेशली इंडियन इंडस्ट्री को 2.0 से 4.0 पे लेके आए। अब 4.0 इंडस्ट्री क्या होती है वो आपको अच्छे से समझाएंगे। सी प्राइमरली जो हमारा, अगर मैं वैसे विजन बताऊँ तो आई वॉज अ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, वॉज वर्किंग फॉर फिलिप्स अर्लियर. Aman by default was in the automotive industry. They were already manufacturing EZ chassis for Maruti cars and other major OEMs such as Honda and TVS. So I think right now for us the market is very good, क्योंकि अब वो मोदी जी भी अपने कहते हैं मेक इन इंडिया मेक फॉर द वर्ल्ड, राइट? तो इंडियन इंडस्ट्री को भी अपस्केल करना है। अगेन अब इतनी ग्लोबलाइजेशन हो गई है कि IoT हर जगह है। टेक्निकली जो लोग ये देख रहे हैं दे आर लुकिंग एट थ्रू गुड इंटरनेट सर्विसेज। रिलायंस में अंबानी जी ने अच्छा जियो से कॉस्ट कम कर दी, भारतीय एयरटेल कॉस्ट कम कर रहे हैं इंटरनेट की, इट इज एक्सेसिबल ना। तो अब क्या है, फैक्ट्री लोगों की सिर्फ यहाँ नहीं होती है, फैक्ट्री आपकी ऑस्ट्रेलिया में भी होगी, आपकी साउथ ईस्ट एशिया बहुत बड़ा हब है, आपकी US में भी होगी। तो वही जो इनिशियल एग्जांपल था, चाहे उनके पास 15 साल का डेटा भी है, सही डेटा है, पेपर पे रखा है, स्टोर भी कर लिया, बट मेरे को एक्सेस करने के लिए तो जाना पड़ेगा, पेपर इज फिजिकल। तो इसलिए अब पूरी ऑटोमोटिव इंडस्ट्री जैसे जैसे क्वालिटी हो रही है वर्ल्ड के लिए बनाने के लिए, उनको भी अपना डेटा जो गोल्ड माइन है
उसको भी इंटेलिजेंट करना पड़ेगा क्योंकि अब डेटा ही इतना सारा है। एंड टू एक्सेस देयर मशीन्स फ्रॉम एनीवेयर इन द वर्ल्ड, टू एक्सेस कि उनकी फैक्ट्रियों में कितने माल बने हैं, कितने पार्ट्स प्रोड्यूस हुए, कितने पार्ट्स रिजेक्ट हुए, क्या एफिशिएंसी चल रही है। एज बिजनेस ओनर्स दे आल्सो वांट दीज इनसाइट्स कि अगर एक्सपोर्ट कर रहे हैं हम तो कितना प्रोडक्शन हमारा मीट हुआ है, फोक्सवैगन के कितने ऑर्डर्स कंप्लीट हुए हैं, मारुति के कितने ऑर्डर्स कंप्लीट हैं। दैट इज व्हाट इंडस्ट्री 4.0 इज। कि अभी और इंडियन ऑटोमोटिव इंडस्ट्री है मेजरली एमएसएमई। अगर आप इंडियन जीडीपी देखोगे तो ऑलमोस्ट 18% मैन्युफैक्चरिंग से आती है, राइट। और उसमें एमएसएमई का बहुत मेजर रोल है। Yes, sir. बट अभी भी हम 2.0 3.0 पे है। इसका मतलब क्या है, वन इंडस्ट्री इसकी रेवोल्यूशंस रही है। इनिशियल जो 1.0 बोलते हैं तो वो स्टीम टेक्नोलॉजी होती है, बेसिकली स्टीम इंजन हो गया। या जनरल एग्जांपल दूँ, आप लोग पॉपकॉर्न खाते हो तो पहले हम गैस कुकर पे बनाते हैं। Exactly. जब हम गैस कुकर पे बना रहे हैं तो आप कुछ पैरामीटर्स कंट्रोल नहीं कर सकते उसके। आपकी फ्लेम वो कहते हैं ना लुपलुपाती रहेगी, चेक चेक करना है बार बार जाके, पॉपकॉर्न जब निकल रहे हो ऐड टू द जो ऐड होता हुआ, ज़्यादा कर दिया तो जल जाओगे, पॉपकॉर्न जल जाएंगे। इफ इट इज अंडर कुक तो कॉर्न कर्नल्स एम्प्टी रह जाएंगे। सो फिर हमने दिमाग लगाया कि टू कंट्रोल टेम्परेचर इंडक्शन कुकर ले आता है। तो दिस इज टेक्निकली इंडस्ट्री 2.0 कि आपकी इंडस्ट्री में इलेक्ट्रिसिटी इज नाउ व्हाट इज कंट्रोलिंग पैरामीटर इंस्टेड ऑफ स्टीम और गैस। तो इंडक्शन कुकटॉप का बेनिफिट क्या, अनलाइक अ गैस फ्लेम, अब आपको लाइटर से आग जला के सिम या वो नहीं है, पीटीटी करके टेम्परेचर सेट कर देता हो कि भाई 250 डिग्री सेल्सियस पे पॉपकॉर्न बनी नहीं। बट फिर भी आपको जाके चेक करना है कब बन रहे कब नहीं बने, राइट। फिर भी आपको ही ऊपर नीचे करना है टेम्परेचर। तो फिर उन्होंने क्या किया, फिर इंडस्ट्री 3.0 करी और उन्होंने उसमें कंप्यूटर इसलिए क्या है, वो कैसे किया, माइक्रोवेव बना दिया। हाँ। प्रोग्रामिंग लिख दी माइक्रोवेव में कि हर 2.5 मिनट में पॉपकॉर्न बनता है इतने टेम्परेचर पे, तो टी 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 बजर बज जाएगा, माइक्रोवेव खुलेगा, पॉपकॉर्न रहेगा, ऑटोमेटिक स्विच ऑफ हो जाता है, 24 स्विच ऑफ खराब पीने का चांस सब खत्म हो गया। तो मोस्ट क्रीमिक्स फैक्ट्रीज अभी 2 और 3 के बीच में ही है। अब वो कहते हैं कि अब मेरे पास माइक्रोवेव भी 1,000 है, अब मैं हर माइक्रोवेव से पॉपकॉर्न खुद तो निकालूंगा नहीं या चेक नहीं करूंगा, या अगर 1000 माइक्रोवेव टी कर रहे हैं मैं खुद पागल हो जाऊंगा। तो इंस्टेड उन्होंने कहा मेरे को कोई ऐप दे दो जिसमें मुझे मेरे हज़ारों माइक्रोवेव का स्टेटस दिख रहा है। जैसे ही 1000 माइक्रोवेव के पॉपकॉर्न खत्म होता है और माइक्रोवेव और सामान डाल दूंगा और रॉ मटेरियल डालूंगा और बटर कॉर्न कर्नल डाल के और पॉपकॉर्न करूँगा। basically working on the scaling. स्केलिंग, और स्केलिंग तभी हो सकती है जब यू कैन मॉनिटर इतना ज़्यादा टाइप की मशीनरी। तो वहाँ पॉपकॉर्न नहीं, वहाँ पे ऑटोमोटिव पार्ट्स सुन रहे हैं, बट द जर्नी इज सेम। सो म्यूशन गिव्स दैट सॉफ्टवेयर और दैट इकोसिस्टम फॉर ऑल ऑफ दीज कंपनीज। ऑटोमोटिव हम इसलिए कहते हैं क्योंकि ऑटोमोटिव के स्टैंडर्ड्स काफ़ी कॉम्प्लेक्स है एंड वी हैव काइंड ऑफ बिल्ट अ प्रोडक्ट जो अब जाके ऑटो इंडस्ट्री को फुल्ली केटर कर पा रहे हैं। तो मीट करता है वो स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस जो ऑटो इंडस्ट्री से हमें मिलती है। सो इट्स बेटर। और टेक्निकली अगर आप ये समझो, वी आर नॉट ओनली एंटाइटल्ड फॉर ऑटोमोटिव, वी आर एंटाइटल्ड फॉर एवरी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स हो, चाहे वो कपड़ा क्यों ना हो, चाहे वो कुर्सी टेबल क्यों ना हो। सो एनीथिंग दैट हैज़ अ क्वालिटी चेक और एनीथिंग दैट इज बीन प्रोड्यूस इन मास नंबर्स। आप सबसे अच्छा एग्जाम्पल तो दवाइयाँ, फार्मास्यूटिकल्स में अगर 0.1 mg का भी मिलीग्राम का फर्क है किसी दवाई में इधर हो गया तो डायरेक्ट डेथ पे आप सिनेरियो कर सकते हो। हमारे लाइफ सेविंग ड्रग्स कितने इंपॉर्टेंट है, हाँ पॉपकॉर्न जलो सस्ता होता है, वहाँ बड़ी करने का स्कोप ही नहीं। वो भी नहीं है। So again, now this is a industry which is untouched and इतने एनालिटिक्स, इतनी लाखों करोड़ों दवाइयाँ, इतने लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगियों के साथ डायरेक्ट खेलते हो। So this is where the company comes in and it helps you out. So you have the data, you have the analytics in your palm of the hand. मतलब एक इसी का एक गुड एग्जांपल लेता हूँ। फॉर एग्जांपल, अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली, म्यूशन वो स्टार्टेड इन 2019। तो हम लोग टेक्निकली जो मेन हमारा पार्ट था डेवलपमेंट का वो कोरोना वायरस के टाइम पे आया। तो कोविड में वी वर डेवलपिंग, आइडियली वी वर देयर एट दैट टाइम एंड वी वर इन फार्मास्यूटिकल्स। सो ऑटोमोटिव में एक अभी रिमोट वर्क हुआ नहीं, अब हमारी वजह से हो पाता है। दूसरा, मान लो आपको एक कैलकुलेट करना है, प्रेडिक्ट करना है कि परसों तक कितनी और कोविड वैक्सीन्स बन जाएंगी पूरे इंडिया में। ये आप तभी कर सकते हो अब सारी फैक्ट्रीज का प्रोडक्शन डेटा एक किसी डैशबोर्ड पे है, मॉनिटर पे, स्टेक की स्क्रीन पे। सो दैट इज़ व्हाट वी ट्राई टू ब्रिंग कि वहाँ पे इट इज़ वेरी क्रिटिकल कि दे नो कि इतनी वैक्सीन्स बननी ही चाहिए। एंड विदाउट an industry 4.0 level of factories या fully connected factories, you cannot give these projections and these are critical for anybody. Break it.
तो अभी एजुकेशन बैकग्राउंड पे आते हैं आपकी, तो एजुकेशन बैकग्राउंड क्या रहेगा? या स्टार्ट तो वही इंजीनियरिंग से किया था. सो आई पास्ड आउट टू दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, डिड माई इलेक्ट्रिकल फ्रॉम देयर. एंड उसके बाद कैंपस प्लेसमेंट थी, सो फिलिप्स पिक मी. मेरे को हमेशा से शौक था, टू बी ऑनेस्ट. आई वाज मेकिंग रोबोट्स इन स्कूल आल्सो, एंड देन राइटिंग सम माइक्रो कंट्रोलर्स एंड एम्बेडेड की कोड्स. सो सो कॉलेज की लाइफ कैसे रही? लाइक वी वर द क्लासमेट राइट? आज तो कहते ही वाला तो एक सोसाइटी ज्वाइन करी थी, कौन सी सोसाइटी थी वो, जो एरोप्लेन्स बनाती थी राइट? एरोप्लेन नहीं था, ड्रोन्स थे, अनमैन्ड एरियल सिस्टम्स, यूएएस करके. हाँ, वो भी अच्छा एक्सपीरियंस था. जहाँ पे थोड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का, एक्चुअली वो टेक्निकली आईओटी था, क्योंकि हम फिर जो ड्रोन ऊपर उड़ रहे हैं उसका डेटा हमें फोन या लैपटॉप पे दिख रहा था. फिर हमारे एक एम्बेडेड का कोर्स होता था और डीक्यू में माइक्रो कंट्रोलर्स का. सो वे फिलिप्स ज्वाइन करी कॉलेज से. बाकी तो आपको पता है कॉलेज में कैसा होता. बाकी सोसाइटीज के थ्रू काफ़ी सारे इवेंट्स भी आओ. ओ हाँ, उसका तो क्या क्या और इवेंट्स भी थे. आई थिंक डीटीयू का कल्चर भी काफ़ी अच्छा था. एंड आई वाज लकी आई कुड वर्क फॉर डीआरडीओ आईएसआरओ आल्सो बीच में, टू हेल्प देम मेक देयर थिंग्स. बट फिर इवेंचुअली आई थिंक वही था कि हमेशा से कॉलेज में भी चुननी तो थी, कुछ अलग करता है. एंड थोड़ा सा फिलिप्स से भी मुझे लगा कि कुछ नया शुरू करते हैं. सो देन बाय चांस आई वाज लकी, फिलिप्स में कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग थी, तो इतना समझ आ गया था मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कुछ तो इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है. लकीली जी एन आई वर रिलेटेड, सो इनके फिलिप्स छोड़ने का कैसे दिमाग में आया कि कब छोड़नी है? मेरा पर्सनल व्यू है, मेरे को पता नहीं, फर्स्ट टाइम ऑन यूट्यूब है तो बच्चों को कुछ उल्टा पुल्टा ना लगे. सो मेरा आइडियली क्या था, जब मैं फिलिप्स के पार्किंग लॉट में, आई एम वेरी मटेरियलिस्टिक, आई लाइक ओनली फॉर माई सेल्फ. मेरे को लगता है छोटी सी जिंदगी है तो प्राइवेट प्लेन भी होना चाहिए, स्पोर्ट्स कार भी होनी चाहिए, 4 कंट्रीज में घर भी होना चाहिए. मैं शौकीन हूँ मैं उसमें, ठीक है. सो एंड ऑब्वियसली आई फेल्ट कि जिस रेस में भाग रहे हो ना, उस रेस की फिनिश लाइन पहले देख लो. कि मतलब अगर वो रेस ही दिल्ली से हरियाणा तक है तो चाहे कितना ही तेज भाग लूँ, मैं कन्याकुमारी में नहीं पहुंचूंगा. तो फिलिप्स के पार्किंग लॉट में जब मैं जाता था, वहाँ पे टॉप गाड़ी ऑडी या ऐसे कुछ होती थी, एंड वो उनकी होती थी जो 2-3 साल में रिटायर होने वाला था. तो मतलब इस रेस की फिनिश लाइन तो नहीं थी. तो मैंने एंटरप्रेन्योरशिप की रेस के इन लोगों को देखा कि उनकी फिनिश लाइन में पहुंच जाते हैं वहाँ तक, तो इसने रेस बदल ली थी. आइडियली मेजरली आई क्विट एट अ वेरी अर्ली स्टेज ऑफ माई लाइफ. आई थिंक मैं 24 साल का हूँगा. 2-3 साल एक्सपीरियंस, हाँ, 22-23 का हूँगा इनफैक्ट. हाँ, सो 22 साल का हूँगा मैं. तो उस टाइम पे ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है. तो आई वुड एक्चुअली से टू यंग एंटरप्रेन्योर ऑल्सो कि वो बेसिकली फिलिप्स में पैकेज अच्छा मिल रहा है तो आपको एक वो ग्रीड भी आने लगती है कि यार क्योंकि ये कॉलेज तक तो पॉकेट मनी मिलती है बेसिक सी. स्कूल में भी यही होता है, तुम्हें अपने खर्चे करने की आदत ही नहीं होती. ज़्यादा से ज़्यादा कोपा डोसा भटूरे के पैसे होते हैं. वही 5-10 हज़ार में हो जाता हाँ, नहीं? बट अब क्या है, सीधा तुम्हें इतना सारा लाख रुपए टाइप मिल रहा है महीने का. तो एक बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा है, वो खर्च करते करते थक जाएगा, वो क्या ही कर लेगा. बट देन मैंने कहा रचित, तो वो गलत बात है, अभी से ही तेरे को इतनी वो हो रही है पैसे की. मैंने कहा अभी ना हाउस लोन है ना शादी हुई है, तो कोई ईएमआई नहीं चल रही है, कोई लायबिलिटी नहीं है, घर पे माँ बाप है, तो इतना पता है कुछ भी नहीं कमाऊंगा तो खाना तो मिल ही जाएगा. एग्जैक्टली. तो आई हैड दैट बुक भी एक अनफेयर एडवांटेज. तो मेरी अनफेयर एडवांटेज यही थी कि उस उम्र में, एंड टचवुड एक बेसिक मिडिल क्लास फैमिली से, मेरे पास वो लग्जरी थी कि मैं ज़ीरो इनकम पे एटलीस्ट 6-7 महीने निकाल सकता हूँ. एंड आई हैड दो सेविंग्स. तो देन आई जंप शिप. वो मम्मी भी कहते हैं कि पानी में कूद जाओ, तैरना आ जाएगा. सो दैट वाज द आइडिया कि इस रेस में तो कितना ही कर लूँगा, जब तक एक तो खाली ऑडी आएगी, वो भी बेसिक के 488, मतलब ठीक है. बट तब तक आई थिंक मैं छोटे बच्चे या मेरे ग्रैंड किड्स चिल्ड्रन होंगे, तो इसलिए आई स्विच्ड रेस. एंड आई हैड दिस इन माइंड, कोई वैसा बैकअप नहीं था. एमबीए पता था कुछ नहीं तो जॉब तो कर ही लूँगा, एक के बोलता हूँ मैं. तो वही था थॉट छोड़ने का. एंड टचवुड भगवान ने देख लिया, बहुत ज़्यादा भगवान ने डुबाया भी, धक्का मुक्की टाइट वाइज. तो अभी कौन सी कार है? अभी तो मैं सीएलए चलाता हूँ मर्सिडीज. बढ़िया. सब ओके, सो ओवन पे आप पे क्या लर्न मिल गया? मेरी जर्नी फ्रेंडली स्पीकिंग में मैन्युफैक्चरिंग बैकग्राउंड में पैदा हुआ. मैं तो आप सोचो एक लोहार का बच्चा हूँ, ठीक है. तो फादर साहब ने बिजनेस शुरू किया विद अंकल, तो मैन्युफैक्चरिंग पूरी बचपन से ही फैक्ट्रीज घूमते रहते थे, थक 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 थक
मशीनों के साथ काम करना। तो ये तो मालूम था कि बचपन से ही काम तो कुछ नहीं करना, मैकेनिकल इंजीनियर बनना है, क्योंकि 4 साल का था, 7 साल का था, कोई टॉय गाड़ी लेके बना के रिमोट टेढ़ा मेढ़ा करके कुछ ना कुछ जुगाड़ करके चला देता था। तो मेरे घर वाले यही कहते थे, वो कहते ना इंजीनियर कुछ नहीं बेटा, तू ये ठीक कर दे, वो ठीक कर दे। तो बैक ऑफ द माइंड ये मालूम था कि मैकेनिकल इंजीनियर ही बनूंगा। हाँ। तो अच्छा बैकग्राउंड था। तो 2 साल पढ़े मणिपाल में, ओके। ट्रेनिंग प्रोग्राम था, उसके बाद यूएस ट्रांसफर ले लिया। सॉरी इंटरप्ट, एक बार बस वो एमिटी वाला इंसिडेंट बताओ ना, अंकल ने एमिटी की फैक्ट्री देख के तो देखिए चलना गुड। 20 years back, तो एमिटी, नथिंग अगेंस्ट एमिटी, मतलब एमिटी यूनिवर्सिटी भी बन रही थी, ओके, 20-25 साल पहले की बात है। तो जब मैं गया देखने, तो पापा वाज लाइक कि हमें एडमिशन नहीं करा। क्या यार, ऐसा क्यों? एंड विद अ वेरी न्यू नेम दैट था, नोएडा में थी। तो पापा ने कहा जितनी मशीनें, जितनी ये चीज़ें दिखा रहा है कॉलेज में, इतना तो मेरी फैक्ट्री में ऑलरेडी मटेरियल पड़ा है। इतनी मशीन मेरे फैक्ट्री के अंदर रद्दी खा रही, ठीक है, स्क्रैप पड़ी है। मतलब लैब नहीं होती अपने मैकेनिक। तो दैट वाज द टाइम कि पापा ने कहा नहीं भाई, तू ऐसी जगह जा। अगेन सी इट इज, आपको होराइजन जब एक्सपैंड करना है ना, सो इट हैज टू बी अ पुश फ्रॉम द बैक साइड एज वेल। आपके साथ खुद तो रहता ही रहता है, बट कहीं ना कहीं पुश भगवान का, पेरेंट्स का हमेशा रहता है। फॉर्चुनेटली मेरे साथ पेरेंट्स का भी पुश रहा, भगवान का भी रहा, और वाइफ का भी रहा, और साथ में वर्क वाइफ का भी रहा। तो यू नो दैट इज हाउ यू गो अहेड, यू स्टम्बल, बट अगेन यू मूव ऑन। तो यूएस गया। अगेन जब यूएस आदमी जाता है ना इंडिया से, तो ये सोचता है यार अच्छी नौकरी भाई मिल जाएगी, ठीक है यार, वैसा लेंगे, सेटल हो जाएंगे, वो है। अब एक्चुअली इनसे पूछना कि मैसेज फॉर पीपल हु आर देयर इन यूएस, क्योंकि ये वो है जो यूएस की जॉब वॉब सब छोड़ के वापस आए। जॉब भी थी, ग्रीन कार्ड भी पूरी एप्लीकेबिलिटी थी। मैं इंडिया सिर्फ अपने भाई की शादी के चक्कर में आया था, और इवेंचुअली शादी मेरी हो गई। ठीक है, ओ ये कैसे, ठीक है, वो प्यार हो गया, सब कुछ हो गया, ठीक, डरा लड़के। तो मैंने सभी और सी रही उसी लड़के नहीं। तो इवेंचुअली वो शादी तो हुई हुई, भैया की हुई हुई, तो इवेंचुअली इवन पेरेंट्स वाला एक। और फिर ना, जब आप बिजनेस फैमिली में रहते हो, तो उनका एक ही दिमाग रहता है कि बिजनेस बड़ा है यार, बिजनेस में आ गया, बिजनेस बड़ा। अब तूने पढ़ाई लिखाई कर ली, बिजनेस बड़ा। मैं भी जोश में था, नहीं नहीं यार, पढ़ लिख के आया, कुछ तो करके दिखाऊंगा, बिजनेस से बैठे, बिजनेस बड़ा। अब उनका एक ही काम है, बिजनेस बढ़ेगा, शादी कर। अब आई वाज 25 व्हेन आई गॉट मैरिड, आई मैरिड एट अ वेरी अर्ली एज, माय वाइफ वाज 23। बट ठीक है, फिर भी ना दिमाग में ये था कि यार समथिंग दैट स्पार्क इज मिसिंग, कि अगेन एक बिजनेस में ना एक लिमिटेड ग्रोथ रहती है। तब तब मगर 15 साल अपने बिजनेस में रहकर एक चीज समझ में आई कि देयर इज अ नीड इन द मार्केट, एंड द होल मार्केट इज फेलिंग एट वन पॉइंट ऑफ टाइम। कि और हम चाइना को देखते थे, तो वो ग्रोथ करते थे 10x स्पीड से, हम कर रहे हैं 2x स्पीड से। हम खुश हैं, बट अगर जब कंपैरिजन, तो चाइना बहुत ही पीछे है, और हम लिटरली 50 साल पीछे हैं अभी भी। ठीक है, ड्यू टू XYZ फैक्टर्स, वी कांट जस्ट ब्लेम इट ऑन द गवर्नमेंट। हमारी क्योंकि मेंटालिटी भी अभी नीचे चल रही है, ठीक है, चाहे जैसे मर्जी हो। तो हम बैठे, वी सैट, वी वर फैमिली, हमने बैठा है, डिस्कशन किया, मैंने यार देख कुछ तो करना है, देख मेरे को एक्सपर्टीज है इस चीज़ के अंदर, एंड आई नो वेयर वी आर फॉलोइंग हिम, सो लेट्स क्रिएट समथिंग। सो वी सैट डाउन फॉर गुड 4-5 आवर्स, बैठे, डिस्कशन किया। फिर वो 2-4 घंटे के बाद फिर हम 3 दिन बैठे, 4 दिन बैठे, 4 महीने बैठे, एंड देन वी वर लाइक फक इट, अब सॉरी, हमने ये काम करना है। और तो ये प्रोडक्ट निकाला। तो एजुकेशन यूएस की भी कामयाब आई, बिकॉज वो होराइजन देखा ना, वहाँ के लोगों की सोच, मेंटालिटी देखी, और यहाँ आके देखा तो कल्चर शॉक भी लगा, और समझ में भी आई कि हम अभी पिछड़े हुए हैं। वी आर स्टिल अ डेवलपिंग नेशन, वी डोंट वांट टू बी कॉल्ड एज अ डेवलपिंग नेशन एनी मोर, वी शुड बी अ डेवलप्ड नेशन। तो नीड है मार्केट में, बहुत चीज़ों की नीड है, और आप उस चीज़ को देखो, समझो। बट क्या है, द जर्नी इज नॉट वेरी इजी ऑलवेज। हार्डशिप तो बहुत फेल सहनी पड़ती है, आप फेल करोगे। वी वर एट अ पॉइंट ऑफ टाइम इन द लास्ट 7 years कि हम एक बार लिटरली बियर पीते हुए तो रो पड़े कि यार बंद कर कंपनी, तू भी काम धंधा कर, मैं भी वापस फैक्ट्री बैठूं, सर्दा धोना शुरू हो गया है, ग्रोथ नहीं दिख रही है। बस भगवान का आशीर्वाद, माँ बाप का आशीर्वाद, वाइफ का प्यार, ऐसे दौड़े कि बस फिर चलते रहे। एंड अगेन हम अभी कह रहे हैं, हम तो अभी 0.1% भी इंडस्ट्री को केटर नहीं कर पा रहे। एग्जैक्ट। इंडस्ट्री इतनी बड़ी है, एंड दिस इज द नीड, ये मार्केट में जरूरी है, क्योंकि क्वालिटी जरूरी है। क्या आप आज चाहे ब्रांड न्यू गाड़ी, चाहे सेकंड हैंड गाड़ी देने जाओ, क्या उस पर फटा हुआ टायर ले लोगे?
नहीं लोगे ना। आप कहोगे भाई मैं पैसे दे रहा हूँ, चाहे कम दूँ चाहे ज़्यादा दूँ, मेरे को ये चीज़ A1 चाहिए, सेकंड हैंड पे भी नहीं लेंगे। सेकंड हैंड में नहीं लेंगे। अब आप फटी हुई शर्ट भी नहीं खरीदोगे, नहीं खरीदोगे ना। आप इनफैक्ट अगर गाड़ी का साफ करने के लिए कपड़ा पोंछा भी लेते हो ना, तो वो भी परखते हो कि यार ये पोंछा ठीक है, हाउ दैट पोंछा, क्योंकि जगना उसे जमीन पर है, सफाई उसने गंदगी करनी है, बट तब भी साफ चाहिए। सो हमारी नीड है ना ये, दिस इज व्हाट वी वांट एन ए क्लास प्रोडक्ट। तो ए क्लास प्रोडक्ट चाहिए, तो ए क्लास प्रोडक्ट के लिए नीड क्या है? क्वालिटी एंड प्रोडक्शन नंबर्स। अब क्या है, विद इन द पीरियड ऑफ टाइम विद इन इंडिया अगर आप देखोगे मैन्युफैक्चरिंग डिस्ट्रीब्यूटेड विद इन डिफरेंट जोन्स, हर जगह कुछ ना कुछ बन रहा है, चाहे वो खाना ही क्यों ना हो। हम्म, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग बिकॉज इंडस्ट्री का था, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का था, तो वहाँ के नीश मालूम था, क्लाइंट्स मालूम थे, मेंटालिटी मालूम थी। सो वी स्टार्टेड विद द ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। एक चीज नहीं, हमारे फेवर में ये भी हो गई कि सिंस ये गुड़गांव थे, मैं दिल्ली था, हम्म, तो डिफॉल्ट मार्केट ही हमारे पास मानेसर थी। हमारे सर मरीजाबाद, ये कहाँ पे हो? मानेसर हीरो होंडा चौक है हमारे पास। तो बाय डिफॉल्ट 10 में से 6 कंपनी ऑटोमोटिव की निकल जाती थी। हाँ तो टेस्टिंग बाय वहीं पे ही हुई था, हम उस विसिनिटी में थे, हम वहीं बैंगलोर में होते तो शायद हम हाँ बेंगलोर में। पैसे और आए वो नहीं मिलता। तो अभी तक कैसी जर्नी रही है स्टार्टअप में, कैसी जर्नी रही है, अप्स एंड डाउन्स कैसे रहे, ये फाइनेंस कैसे मैनेज किया कि आप कुछ स्टार्टिंग कैसे करी आपने, फिर अभी कैसे जर्नी आई, अप एंड डाउन्स कैसे आई, कुछ ऐसे भी रहता है कि रिसेशन में कभी मार्केट काफ़ी डाउन हो जाती है कि आपके पास क्लैरिटी नहीं है, तो उस टाइम पे कैसे सर्वाइव किया? यार देखो, ये तो मैं मतलब स्टार्टअप की जर्नी ना इतना कुछ डिफरेंट नहीं है। हम्म, आई थिंक स्टार्टअप की जर्नी इज लाइक लाइफ की जर्नी ओनली। एंड एक बहुत सही चीज़ आई थिंक फॉर एनीबडी हु इज गेटिंग इनटू स्टार्टअप्स या बिजनेस इन जनरल इन लाइफ, बट दिस वर्क फॉर बोथ ऑफ अस कि हम लोग हमेशा से काफ़ी स्पिरिचुअल रहे हैं। मतलब हनुमान जी साथ चलते हैं, हाथ पे गीता है, इनके पूरे हाथ पे सब है। ओके। तो होता है, गीता में बोलते हैं ना कि अगर गर्मी है तो सर्दी आएगी, सर्दी है तो गर्मी है। हम्म, तो स्टार्टअप जर्नी वैसी है, एंड किसी भी बंदे को तो स्टार्टअप में सक्सेस करनी है, आई थिंक माइंडसेट ही है जो मेन है। एंड आई थिंक एज ही आल्सो सेड, अ पार्टनर इज वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जैक्टली। तो अभी आप दोनों के रोल्स पूछते हैं कि आपके रोल क्या हैं कंपनीज में, कि आपकी पोजीशन क्या है, लेट्स से सम पीपल आर सीईओ, सम कंपनी आर लाइक सीएफओ, तो आप अवन में क्या रोल है? तो नॉर्मली जब स्टार्टअप शुरू होता है ना, तो बड़ी इच्छा होती है यार आदमी को, यार मैं सीईओ बन जाऊं, मैं ये बन जाऊं, बट एवरी पोस्ट इज हैज टू बी अर्न। जैसे ठीक है, तो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर क्या होता है कि आपको, आप उस जगह बैठे हो तो आज एक स्पेसिफिक रीजन से बैठे हो, बिकॉज आपने उतना ग्राइंड किया। ठीक है, तो आज अगर ये इतना पढ़ा लिखा है इज ओनली फॉर अ स्पेसिफिक रीजन कि इसने इतने साल कॉलेज, स्कूल, फिलिप्स हर जगह पर अपनी जनमन मरवाई है और मेहनत करी है टू अटेन दैट पोजीशन। तो अब आइडिया था, आइडिया डेवलप पहले भी हो सकता था, जैसे बट 17-18 साल मेरे को भी लग गए, 15-16 साल लग गए उस आइडियाज को बनाने के लिए भी। तो वो 17 साल का मैटर बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो हम ये नहीं कह सकते कि यार स्टार्टअप बनाते मैं सीईओ बन गया, कोई ये बन गया। सो एवरी पोस्ट हैज टू बी अर्न। ठीक है, अब मैं रैंडी स्पीकिंग, इफ यू आस्क मी, मैं मैकेनिकल इंजीनियर, जैसे पहले बताया, तो मैं लुहार आदमी हूँ, तो वेल्डिंग, सीएनसी, ये सब चीज़ें अच्छे से जानता हूँ। अब आप मेरे से अगर टेक की बातें करोगे या क्लाउड की बातें करोगे, तो मैं भी ऐसे सुनता रहूँगा, हाँ 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 क्या होता है वो, लाइन नाइस, अगेन टू डिफरेंट चीज़ हैं। एंड कमिंग फ्रॉम हिम, ही वर ऑन द अदर एस्पेक्ट, इसको मैन्युफैक्चरिंग का नहीं पता था, इसको बाकी सब कुछ मालूम था, टेक सारा मालूम था। तो समझ में आ गई थी कि यार चीज़ किसके लिए डिफाइंड है और किसका क्या रोल है। तो आई टुक आफ्टर द ऑपरेशंस रोल कि यार आप चीज़ बनाओ, मैं उसको वैलिडेट करूँगा, एंड आई विल गेट इट इम्प्लीमेंटेड एट द फैक्ट्रीज। ठीक है, बिकॉज डर मालूम था इंडस्ट्री का, और इंडस्ट्री में इतने साल से हूँ, तो वो 17 साल का ना आपको आपकी मसल मेमोरी हो जाती है, कनेक्शंस भी हो जाते हैं, मसल मेमोरी हो जाती है कि यार ये चीज़ ऐसे नहीं होगी, ऐसे हो। तो देन आई बिकेम द ऑपरेशंस ऑफिसर एंड ही बिकेम द सीसीओ। ठीक। ऑल्सो इसमें एक चीज़ है भैया, जो अंडर प्ले कर रहे हैं, ये चीज़ें लाइफ में भी होती है। पार्टनर्स में जनरली सबको बोलता हूँ कि ऐसे बनो जिनकी कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट हो। हमारी फील्ड में मैं इतना मैं भी वोकल नहीं हूँ, बट जो हमारे कस्टमर्स है, ये वो बहुत बड़े लोग हैं। वो B2C हम है नहीं, हम B2B ब्रांड है।
ठीक है, तो मारुति के आप सीईओ से मिल रहे हो या आप फोक्सवैगन के ऑपरेशन हेड प्लांट हेड से मिल रहे हो, वहाँ पे आपको प्लांट में जाके बातें करनी है। प्लांट दुनिया के दूसरे कोने में, देश के दूसरे कोने में, मानेसन में कड़ी धूप में किसी रैंडम जगह फैक्ट्री है, फैक्ट्री में ना एसी ना पंखा, आप शॉप फ्लोर पे खड़े हो, मशीनों पे ऑपरेटर से बात करनी है, तो वो सब भैया स्मार्ट रहते, क्योंकि अदरवाइज हमारा प्रोडक्ट फेल है। हमारा एंड यूजर इतनी गंदी कंडीशंस पे काम कर रहा है, एज इन बाय टेम्परेचर या लोकेशन हर जगह, कि इफ somebody else is there वो नहीं कर सकता। तो वेरी डिफिकल्ट, वही जो एक्सपीरियंस हो गया। आइडिया वही है कि इट हैज़ टू बी एन ईजी प्रोडक्ट, ठीक है ना। अगर मैन्युफैक्चरिंग का प्रोडक्ट ईजी नहीं होगा ना, तो सबसे पहले रिलक्टेंस क्या होगी, उसको बंद कर यार, इससे दर्द है, मैं काम भी करूं हार्श कंडीशंस के अंदर। अगर आप हार्श कंडीशन समझो, तो एक पाउडर कोटिंग ओवन चलता है 250 से 300 डिग्री सेल्सियस पर। अब सोचो उसमें जो बंदा मटेरियल डाल रहा है, निकाल रहा है, काला पेंट कर रहा है, वो शाम तक बिल्कुल पागल हो जाता है। वो पढ़ा लिखा भी नहीं है, डिप्लोमा है उसको। अब अगर कितनी हार्श कंडीशंस के बाद उसको एक आदत इस्तेमाल करनी है, अगर वो ईजी नहीं हुई और यूजर फ्रेंडली नहीं हुई और उसको मजा नहीं आ रहा उसके अंदर, तो सबसे पहले ना वो कहेगा ये काम तो रोक ही सकता, क्योंकि इससे तो मेरी ब्रेड बटर चल रहा है, ये काम बेकार है, इसको बंद करो। सो दैट इज हाउ द फन फैक्टर ऑल्सो कम्स इन, एंड उसकी एफिशिएंसी भी बढ़ानी है, उसको मजा भी आना चाहिए, ठीक है ना, कि हाँ यार ये मैं काम कर रहा हूँ, ऐप पे काम कर रहा हूँ, तो मेरे को मजा भी आ रहा है और क्वालिटी भी हिंडर नहीं हो रही है, क्वालिटी भी अच्छी हो रही है। तो अब वो चीज़ों को समझना पड़ता है। वो एक्सपर्टीज मेरे में इनबॉर्न इसलिए आई, या वो सीखी 17 साल लगा कर, ठीक है ना, बिकॉज मैं अपने साथ, मैंने आपको बताया ना, मैंने वेल्डिंग भी करी अपने हाथों से, सीएनसी भी चलाई है, क्योंकि मजा आता था और ये चीज सीखने की है, ठीक है। तो वो धीरे 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 सीख बनती है। अब अगर मैं बोल दूं कि नहीं यार मैं तो एसी में बैठ के काम करूंगा, और आप वेल्डिंग ऑपरेटर के लिए एसी तो लगा नहीं सकते, इम्पॉसिबल चीज है। वेल्डिंग, आप दो लोहे के पार्ट्स को वेल्ड कर रहे हो, दैट इज एट कितनी डिग्रीज पर, कितना गर्म काम हो रहा है। और मेरे को तो ऐसा याद है, जब इलेक्ट्रॉनिक्स वाला वो इंजीनियरिंग वाली एक प्रैक्टिकल क्लास जो थी, वो ठोक के वेल्डिंग वगैरह सिखाते थे। ठोक के नहीं, वो जो होते हैं चिसल विसल बनाते थे, सोल्डरिंग, सोल्डरिंग की कितनी, सोल्डरिंग से कुछ भी नहीं था। हमारी इंजीनियरिंग की बेसिकली एक होती थी, जब जाके वो एक चिसल वर्कशॉप, वहीं पे हम इंजीनियर ना, असली इंजीनियर फ्रेम ही इंडस्ट्री के अंदर होता, कॉलेज में नहीं होता। कॉलेज बेसिकली आपका हॉराइजन बड़ा करता है, बस कि प्रेशर पे काम कैसे करना है। कितने घंटे की लैब्स होती होंगी, थर्मो की लैब्स 2 घंटे 3 घंटे मैक्स, 9 फीट और यहाँ 8 घंटे 9 घंटे सॉफ्टवेयर पे खड़ा होना है, सोचो कड़कती धूप में, और फिर कहीं लगे सेफ्टी नॉर्म्स, आपने सर पे हैट भी डालनी है, ग्लव्स पहने हुए, ग्लव्स भी पहने हुए हैं, टूथ सेफ्टी पर्पसेज है, आपको ये सब काम करना है, और उसके बाद जो प्रोडक्ट बना दो उसका क्वालिटी भी चेक करना है। जैसे किसी इंजीनियर को आपकी कंपनी में अप्लाई करना है, तो क्या क्या स्किल्स होनी चाहिए उसके अंदर? अच्छा, तो हमारी कंपनी में टेक्निकली 3 टाइप के रोल्स है। उसमें एक टाइप की टीम मतलब मेरे अंदर आती है, बाकी 2 भैया दिखता है। ऑब्वियसली एज एनी कंपनी सेल्स होती है, ठीक है। तो सेल्स टीम में प्राइमरली जो हमें चाहिए होता है, अगेन आप अगर टाई और प्रॉपर फॉर्मल कपड़ों में इंग्लिश बोलने वाले हो, तो आप हमारे लिए नहीं, हम दोनों को देख के समझदारी होगी, आप समझो, क्योंकि हम जिन लोगों से बात कर रहे हैं ना, उन्हें काम से मतलब है, ठीक है। एंड दे लाइक पीपल लाइक अमन भैया, क्योंकि वो लोग हैं, वो एक कहावत भी होती है ना कि रतन टाटा ने भी पहले शॉप फ्लोर पे हाथ काले किए थे ग्रीस से, वो ज़रूरी है। अगर हम वो देखते नहीं है ना कि आपने ऑटोमोटिव में वैसा काम नहीं किया, तो सर आप वाइट वाला रहो, आप नहीं हो पाएगा आपसे ना। तो इसलिए हम भी ये कहते हैं, हम लोग सॉफ्टवेयर के लोग नहीं है जो ऑटोमोटिव सेक्टर में है, मैन्युफैक्चरर है जो सॉफ्टवेयर फील्ड में गया है। ओके, ट्रू। तो हमें वैसे से उसके अंदर चाहिए होता है, जो ऑब्वियसली टेक्स सेल्स है, तो आपको प्रोडक्ट समझना बहुत ज़रूरी है। एंड बट आपको जिनको बेचना है, वो लोग किसी कॉर्पोरेट ऑफिस में ऐसे नहीं बैठे, वो शोर शराब में वेल्डिंग मशीन चल रही है साइड में, वहाँ पे प्रेस ऊपर नीचे ठन 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 हो रही है, एंड यू हैव टू सेल दैट वे, एंड दे आर वेरी बिग, दे आर वेरी बिग। वो इतने बड़े हैं कि आप उनके सामने मुंह नहीं खोल सकते। सो आप जब भी मुंह खोलते हो, यू हैव टू टॉक सेंस, सबसे पहली बात है। तो प्रोडक्ट की नॉलेज, अब मैं इसकी बड़प्पन वाली बात करता हूँ, जो चीज़ मेरे को 15 16 17 साल लग गए, वो इसने विद इन 6 मंथ्स करी, बट वो हार्डकोर करी। सो आपको ये समझना पड़ेगा कि वो इंटेलेक्ट होना चाहिए आदमी के अंदर, ठीक है। ठीक है, मेरे को 16 17 साल लगे, बिकॉज शौक था, मेरा बिजनेस था, मेरे को वही करना था, बट इवेंचुअली
उसको भी उस लेवल पे आने पे, बिकॉज ही इज अ स्मार्ट पर्सन एंड ही अंडरस्टूड द नीड कि मार्केट में अगर आप लिटरली वाइट कॉलर बन के लैपटॉप बैग लेके चलो सर मैं ऐसे कार्ड देना चाहता हूँ या मैं सॉफ्टवेयर देना चाहता हूँ, वो आपको एंटरटेन ही नहीं करें, बिल्कुल नहीं करेगा पैसा चाहिए। तो देयर आर कोड वर्ड्स जो आपको मालूम होने चाहिए, क्वालिटी के नॉर्म्स मालूम होने चाहिए, किस हिसाब से बातचीत करनी है। अगर वो नहीं होगा तो आप सेल ही नहीं कर पाओगे। सेकंड ऑफ कोर्स डेवलपमेंट टीम जो है हमारी आर ऑल कंप्यूटर इंजीनियर्स, मतलब नॉर्मल कंप्यूटर साइंस इंजीनियर। हम लोग मॉन स्टैक पे काम करते हैं, तो टेक्निकली फुल स्टैक डेवलपर्स, मतलब मॉन इज मोंगो एक्सपर्ट्स द एटमोड। सो फुल स्टैक डेवलपर्स, फ्रंट एंड डेवलपर्स, बैक एंड डेवलपर्स, बस सब कुछ हमारा क्लाउड पे होस्टेड है। सो सिस्टम आर्किटेक्ट क्लाउड कौन सी कंपनी का है यहाँ पे? हम अमेजोन यूज़ करते हैं, AWS, मेरा पार्टनर्स है AWS। सो AWS क्लाउड, बाकी हमारी सॉफ्टवेयर में क्योंकि अगर हम इतना सारा डेटा रखते हैं, वेयर समथिंग नोन एज डॉक्यूमेंट AI या जेन AI, तो हम लोग जनरेटिव एंड डॉक्यूमेंट AI दोनों यूज़ करते हैं। ऑफ कोर्स वी नीड पीपल हु कैन राइट स्क्रिप्ट्स फॉर दैट, क्योंकि अगेन वी आर कलेक्टिंग अ लॉट ऑफ डेटा, बट उस डेटा को कुछ पर्पस नहीं है जब तक हम उसका विद आउटपुट नहीं बेसिकली। मतलब वही वाली बात है, बहुत 20,000 वैक्सीन बनी है एक दिन के अंदर, ये उसको नहीं चाहिए, उसको ये परसों तक 50,000 का ऑर्डर कंप्लीट हो जाएगा बेस्ड ऑन आप अभी इससे बना रहे हो कितनी रिजेक्ट करे। ये सब एक AI बेस्ड ट्रेंड से ही आता है। वी यूज प्रॉपर AI विद इन अ सॉफ्टवेयर, एंड जो नॉर्मल एक सॉफ्टवेयर कंपनी की हायरार्कीज होती है वो एग्जिस्ट करती है। उसके बाद जो एक और रोल आता है जो भैया की टीम करती है प्राइमरली कि मोस्टली लाइक अ प्लेटफॉर्म और अ सॉफ्टवेयर और सर्विस कंपनी। ऐसा नहीं होता है, जैसे अब एग्जांपल देता हूँ, अब मोदी जी ने जब डीमोनेटाइजेशन करी है, तो टाइम लगा ना गोभी वालों को भी पेटीएम पे आने के लिए कि अब आप 2 टमाटर UPI को लेते हैं, या फिर आप PNB बैंक के कुछ भी देखो, तो अब जो लोग 1 साल में रिटायर होना होते हैं उनको भी अब कंप्यूटर सीखना पड़ता है। तो भैया की टीम का सबसे इम्पोर्टेंट जो काम ये होता है कि हमने सेल तो कर दी, प्रोडक्ट भी बना दिया, बट अब अगले दिन से तो पूरी फैक्ट्री सॉफ्टवेयर पे नहीं हो सकती, एक ट्रांजिशन फेज है। उसके लिए इनकी एक बहुत सबसे इम्पोर्टेंट जो मैं कहूँगा एक इम्प्लीमेंटेशन टीम होती है। एडप्ट कैसे कर राइट, आप बताओ हैंड होल्डिंग क्या? तो अब वो कैसे चलता है कि सेल हमने कर दी, हमारा वर्ड ऑफ माउथ भी काम कर गया, हमारा टेक्नोलॉजी भी काम करेगी, बट आपको पेपर से या पेपर लेस इनिशिएटिव पे करना है एंड विद दी फॉर्मूला कि आपका प्रोडक्शन नहीं रुक सकता। तो आप एक दिन का ट्रांजिशन पीरियड तो होगा नहीं, क्योंकि अचानक से हर बंदे को लैपटॉप्स टैब्स पे काम करना है, सॉफ्टवेयर पे काम करना है। सो हम एक हैंड होल्डिंग पीरियड लेके चलते हैं, दिस रेंजेस फ्रॉम बिटवीन 3 to 6 months डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द कंपनी। अगर आपके पास टीम अच्छी है, आप इफेक्टिव हो और जल्दी करना चाहते हो, तो आप विद इन 3 months इस पे पूरा कर सकते हो, या नॉर्मली। और 6 months इसलिए है, ऐसा नहीं है कि सिस्टम कहीं वीक है या आप कहीं वीक हो, बिकॉज आपके रेगुलर प्रोसेसेस ऐसे हैं, आपकी रोज ऑडिट हो रही है। अब एक बड़ी कंपनी समझो, अगर जो हीरो को भी माल दे रही है, वो मारुति को भी दे रही है, JCB को भी दे रही है, अगर 10 कस्टमर्स हैं तो 10 का ऑडिट महीने में एक बार हो जाता है। तो आप वो तो छोड़ नहीं सकते, कस्टमर आ रहा है तो उसको भी छोड़ नहीं सकते। तो विद इन अ पीरियड ऑफ 3 to 6 months हम इसलिए टाइम फ्रेम दे के चलते हैं कि हम एक एक सेगमेंट पे पेपर बंद करेंगे, सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंट करेंगे और वहाँ से पेपर टोटल एराडिकेट हो जाएगा। तो टीम इफेक्टिव भी रहती है, खुश भी रहती है, और वो धीरे धीरे काम भी करती है, लॉन्ग टर्म रिलेशन लॉन्ग टर्म रिलेशन बन जाता है। तो अब होता यही है कि आप हर इंडस्ट्री को केटर करते हो। अब इंडस्ट्री बहुत वेरिएंस में है, गाड़ी में आपको लगता होगा मैक्सिमम लोहा है, बट ऐसा नहीं है, प्लास्टिक, रबड़, सब कुछ है, पेंट, टूल, एवरीथिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स यूज सब कुछ है। तो हर इंडस्ट्री बड़ी डिफरेंट है। कोई प्लास्टिक बना रहा है तो लाखों करोड़ का प्लास्टिक बना रहा है, उसमें खराबी नहीं हो सकती। कोई शीट मेटल बना रहा है, कोई CNC वेल्डिंग कर रहा है। तो वेरिएंस भी अलग है, लोगों की सोच भी अलग है। हो सकता है प्लास्टिक वाले ने कभी लोहे का पार्ट ही ना देखो, जनरल सी बात है। और नाम इतना बड़ा कि 10,000 करोड़ की कंपनी है, 20,000 करोड़ की कंपनी है, सिर्फ प्लास्टिक पे खेल जाते। मतलब रियल एग्जाम्पल तो मान लो, तो गाड़ी का कप होल्डर है, वो प्लास्टिक का पार्ट है। एक कंपनी होगी जो इसी के बेसिस पे 5,000 करोड़ की होगी, सिर्फ गाड़ी में कप होल्डर्स बना है। अब लाइट्स देख लो, अब एक कंपनी वो सिर्फ लाइट्स ही बनाती है, दे आर वर्थ 10,000 करोड़ ओनली बिकॉज दे मैन्युफैक्चरिंग लाइट्स फॉर एवरी कंपनी इन द वर्ल्ड। उनको लोगों को कुछ लेना देना नहीं है, सब प्लास्टिक इंजेक्शन छोड़ देंगे। तो अब होता क्या, हमारे को ये भी समझना है, अब हमारे टेक्नीशियंस जितने भी हैं, हमारी जितनी इम्प्लीमेंटेशन टीम है, दे ऑल्सो अंडरस्टैंड कि एवरी फैक्ट्री इज डिफरेंट, एवरी मेंटालिटी इज डिफरेंट, तो उनकी सोच वैसे चलती है।
So they come, they sit, they look at the factory, then they start implementing. और हर चीज़ को इम्प्लीमेंट करने से पहले हमारी टीम टेस्ट भी करती है, क्योंकि यार ऐसा नहीं है कि आपने बनाया है दागी सीधा दे दिया। तो रचित और मेरी एक बीच में कॉमन टीम रहती है, दिस इज कॉल्ड दी टेस्टिंग टीम। डेवलपर्स एक पहले टेस्टिंग टीम को एक फॉर्मुलेशन देते हैं कि सर कल हमने या 2 दिन बाद हमने किसी कंपनी पे जाना है, तो दे हार्ड टेस्ट दी बट होल सॉफ्टवेयर की कोई फॉल्ट तो नहीं है, कोई इशू तो नहीं आ रहा। रोज वहाँ ना के कस्टमर के सामने आप फेलियर नहीं दिखा सकते, और हो ही नहीं सकता, बिकॉज वी आर वर्किंग इन अ वेरी टाइट सिचुएशन की देयर इज जीरो फेलियर्स। हमारे लैंग्वेज के अंदर भी कॉल्ड एज पीटीएम, हम जीरो पीपीएम पे काम करते हैं। पार्ट्स पर मिलना, आज पर मिले जीरो फेलियर, जीरो फेलियर। The logic वही है। तो टेस्टिंग पीरियड इज समथिंग बिटवीन द इम्प्लीमेंटेशन टीम एंड द कोडर्स। वो बेचारे कोडरों से भी गाली सुनते हैं, हमारे से भी गाली सुनते हैं। एंड देन फिर इम्प्लीमेंटेशन टीम, और वो आगे हर कस्टमर पे, हर फैक्ट्री पे आके इम्प्लीमेंट करती है विद इन 3 to 6 months। एंड आई थिंक मेन चीज जो हमारे हर टीम मेंबर ने बोलता है कि एज अ कंपनी ना क्या है, दिस कल्चर ऑफ डिजिटल और स्मार्ट फैक्ट्री वाज वेरी न्यू इन इंडिया। ये बाहर फिर भी पुरानी हो कह सकते हो, पर वहाँ भी है, इतना नहीं है अभी। तो कस्टमर्स को खुद ही नहीं पता तो ना चाहिए क्या। इट इज लाइक आर्किटेक्ट नहीं होता है, उसका काम है बताना भी कि आजकल ये चल रहा है मार्केट में, तो अब ऐसा लगता है। तो हमारी टीम को इतना अवेयर होना पड़ता है कि वो खुद भी बताए। कस्टमर नहीं बोलेगा हमें ये चाहिए, वो है सर ये अगर मैं दूंगा ना तो आपकी फैक्ट्री में ये भी हो सकता है। सो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू नो द पोटेंशियल ऑफ व्हाट वी कैन डू, ये समझाना है कस्टमर, क्योंकि वो ऑर्डर प्लेस से तब करना उसे पता चले कि उसको ये चाहिए भी। हाविटर जो कंप्यूटर आया था तो लोगों को पता ही नहीं था कि इसकी नीड ही है, तो डिमांड वॉज क्रिएटेड। सो वी आर ऑल्सो इन दैट एरिया दैट वी आर ऑल्सो क्रिएटिंग डिमांड कि वी हैव दिस, एंड ये चीज़ उन्हें पता ही नहीं है सोच एग्जिस्ट भी करता, दो एडिट करना, उन्हें पता ही नहीं कैसे एग्जिस्ट करता है। तभी हमारी हाफ सेल्स, 2 टाइप की सेल्स होती है ना, कि एक होता है कि आपको पता है ये नीड है, तो आपको पता है कि मार्केट में मान लो प्याज की कमी तो गई और प्याज उगाने लगता हूँ। अब मैंने एकदम ही कोई नए टाइप का फल बनाया जो प्याज का भी फ्लेवर देता है, टमाटर का भी देता है, मुझे जाके खुद ही बताना पड़ेगा ना ये सस्ती यूज़ कर रहे हो तो कुछ है, तो वो हमें बताना पड़ता है क्योंकि उन्हें पता नहीं वो चीज़। एंड आई थिंक एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो टचवुड हमारे साथ हुई है। एंड वो कहता है ना स्टोरीज होती है, तो एक कोई बंदा होता है जो सीधा ले जाता है, तो हमारे कस्टमर्स ने हमें बनाया, क्योंकि अगेन इनकी भी 17 साल की एक्सपर्टीज एक जगह, बट वो 80-90 साल पुरानी इंडस्ट्री एक जगह। तो हम लोग कुछ कस्टमर्स है, एक बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए रहे हैं मिस्टर पवन सिंह आनंद है, ALP शिकागो कंपनी है। टेक्निकली आप जो भी गाड़ी खरीदते हैं उसके रबर के जो साइड में डोर के रबर लगा होता है, आपकी फुट मैट्स, आपकी सनरूफ के साइड में जो रबर का ब्लैक कलर की ग्राउंड लगती है, रीडिंग लगती है, वो शीशा, ये सब ALP ने शिकागो बनाती है। ओके, उस कंपनी ने टेक्निकली हमें इतना कुछ और सिखाया कि वो यार ये भी कर सकते हो, तुम ये भी कर सकते हो, तो उससे हमारा प्रोडक्ट और मैच्योर हो गया। तो एंड विद द गाइडेंस एज वेल, ऐसे मेंटल लव है। ऐसे मेंटर्स भी आपको इंडस्ट्री में बहुत जरूरी है। इट इज नॉट ओनली अस, मैंने बिल्कुल टूटी साइड है रचित से, कि आप भी कस्टमर्स आपको बनाते हैं। एंड वी विल ऑलवेज से क्वालिटी इज अ नेवर डाइंग प्रोडक्ट एंड सेम इज न्यूशन। तो इट इज नीडेड एवरी डे, इट इज नीडेड एवरी सेकेंड, और इट्स अ इवॉल्विंग प्रोडक्ट। आपको हमेशा कुछ ना कुछ नया आएगा ही मार्केट में, हमारा सॉफ्टवेयर हमेशा इम्प्लीमेंट करता रहेगा उस चीज़ को, और वो जरूरी है। एग्जैक्टली। इन्फ्लुएंटिंग ये पर तो फायदा नहीं होगा, वही और कॉपी कर लेगा। आप एक बात बताओ, और आप पुरानी लैम्बोर्गिनी से खुश होते हैं तो नई वाली कभी बनती नहीं है, ठीक है ना। और आपको पता है ना फरारी कैसे चालू हुई, लैम्बोर्गिनी कैसे चालू हुई, तो बड़ी लॉजिकल चीज़ें हैं। आप किसी चीज़ पर अटकते हो, वहाँ पे कोई ना कोई इसको फॉर्मेशन करता है, आपको मेंटर मिलता है, आप पुश करते हो, आगे फॉर्म करते हैं। तो भी फंडिंग वाली रेंज पे आता है, तो आपको फंडिंग ही नीड क्या पड़ी। तो दूसरी बात, आपके फंडिंग के क्या क्या स्टेप्स थे, अगर कोई रिसेंटली कोई लेट्स से हमारे पोर्टल सीख रहा है तो उसको क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। कोई यू आर फ्रॉम इंजीनियरिंग, यू आर आल्सो फ्रॉम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, तो आप दोनों ने थर्ड पर्सन को हाइप किया, या फिर कैसे क्या क्या स्टेप्स रहे फंडिंग के, और नीड क्या पड़ी बेसिकली। ठीक है, तो देखो अगेन मैं इसमें एक चीज़ कहूँगा। पहले तो कोई भी बंदा जो स्टार्टअप कर रहा है, हम दोनों ने कभी सोचा नहीं था कि हमें फंडिंग चाहिए। दैट वाज नेवर द आइडिया कि वैल्यूएशन के लिए कर रहे हैं या वो, तो ये तो थॉट ही हटा दो पहले। जेन्युइनली
वीसी फंड्स भी उसी पे ही पैसे डालते हैं तो प्रॉपर बिजनेस करता है। Exactly. ठीक है, तो आपको अपना काम करना है। वो कहते हैं ना कि कर्मण्येवाधिकारस्ते वास्ते माँ पुलिस, आप अपना काम करो, विच इज टेक्निकली ढंग का बिजनेस करना, और भगवान अपने ऊपर से वीसी भेज देगा जब नीड होगी। हमारे साथ एग्जैक्टली ऐसे हुआ। तो हम अपने काम कर रहे थे एंड वही था जब हमें रियलाइज हुआ कि एक तो प्रोडक्ट इतना बड़ा हो गया, क्या महंगे रिसोर्सेस चाहिए, मतलब हाई लेवल ऑफ डेवलपर्स चाहिए, हम अभी अफोर्ड नहीं कर सकते अपने रेवेन्यू से। दूसरा हमें दिख रहा था कि जैसे मानेसर है, पुणे चाकन, इंडिया में चाकन एक जगह है, तो वो वन ऑफ द बिगेस्ट लार्जेस्ट ऑटोमोटिव हब है इंडिया का। EV का ईवी भी या नॉर्मल गाड़ी, ओके, फोक्सवागन स्कोडा वहाँ पे है, महिंद्रा वहाँ पे है, टाटा मोटर्स वहाँ पे है, मर्सिडीज को वहाँ पे है, जेसी स्कूटी पाकिस्तानी वहाँ पे है। तो चाकन इज बिगर देन मानेसर। ऐसे ही चेन्नई एक बहुत बड़ा ऑटोमोटिव है, लुधियाना एक बहुत बड़ा, हीरो मोटो का पूरा हीरो ग्रुप पैदा लुधियाना से भाई। तो इन जगहों पे जाने के लिए सेल्स टीम को फ्लाइट्स चाहिए, होटल में रहेंगे, छोटा मोटा ऑफिस चाहिए, तो ये खर्चा है। जबकि वहाँ पे हमारे कस्टमर बैठ के बुला रहे सर आजू फैक्ट्री में हम, बट हमें पता है ना ऑर्डर ले लेके देखे कैसे ना इम्प्लीमेंटेशन हो पाएगी, 6 महीने कौन फीस भरेगा पुणे में इम्प्लीमेंटेशन टीम बिठाने। सो वी रियलाइज टू स्केल नाउ वी नीड मनी। Okay. दो आर दिल्ली मॉडल मानेसर वर्क वाज गुड एंड हैप्पी, बट नाउ वी हैड टू एक्सपेंड। सो तरीका वही होता है, यू लुक एट वीसी फर्म्स एंड यू सेंड आउट अ पिच डेक। अगेन इट इज ऑल फैंसी, बट अगर आप सिंपल लेवल पे देखोगे तो बेसिक है। पिच डेक कुछ नहीं है, आप तो बायोडेटा है, कितना बिजनेस करते हो, कितना प्रॉफिट आता है, प्रोडक्ट क्या है, कस्टमर कौन है, फाउंडर की प्रोफाइल, वही सब जो हमने पॉडकास्ट में की। टेक्निकली वही एक पीपीटी है, किसी को इतना राइट नहीं 1 घंटे वीडियो देखे तो वो नंबर्स पर। पिच डेक में इसके साथ कुछ नहीं होता। उसके बाद वी वर फॉर्चुनेट कि हमें इन्फेक्शन पॉइंट वेंचर्स आईपीवी है, उनकी तरफ से कॉल आई थी, तो हम लोग लकी थे कि हमें आईपीवी के साथ मौका मिला। सो अराउंड विद आईपीवी इफ यू वर्किंग इट इज़ वेरी स्मूथ। मतलब एक राउंड होता है वेयर दे कम एंड ओरली आस्क यू क्या है, सो दे अपॉइंट समबडी हु लुक्स आफ्टर कंपनी। उसके बाद प्रॉपर डेक देखता है, पर ऑब्वियसली क्या, अगर डेक में आपने जो कोड किया है उसको वेरीफाई करेंगे, तो उनकी टीम ये वेरीफाई करती है आपकी बैंक अकाउंट स्टेटमेंट्स देख कर, और ड्यू डिलिजेंस कहते हैं, जो सही है, मतलब नोबडी को झूठ के नहीं बोल रहा हूँ मैं, वो तो मैं इतना धंधा करता हूँ इसका, और फिर पैसे आ जाते हैं। जेन्युइनली अंदर आपको कुछ नहीं करना है। तो जो आपका क्वेश्चन था कि मैं इंजीनियर हूँ, ये भी इंजीनियर है, हमें सिर्फ ढंग से बिजनेस करना था, और देखो पिच पीपीटी में डाल के आईपीवी को दे देना था, किसी भी वीसी फंड को। आईपीवी टच में मेरे एक्सपीरियंस बहुत सारा है। तो मैं उनके जो फाउंडर है विक्रम, जो हमारे साथ रहे, जो हमें अपॉइंटेड थी आरुषि ऑर्गन पीपल, वो पूरा हैंड ओवर वो करता है। वो बस पूछेंगे आज आप बैंक स्टेटमेंट दे लो, आज आप नेक दे दो, आज आइडिया पसंद आना चाहिए बेसिक आगे पसंद आना। आइडिया जो आइडिया पे एंटीशे में कितने साल से आइडिया के साथ आइडिया इनोरी है, बिजनेस पसंद। बिजनेस पसंद आना चाहिए। देखो आप इवेंचुअली वो आपकी बिजनेस में पैसा लगा रहे हैं, वो आपके आइडिया पे पैसा नहीं लगा रहे। आइडिया तो बहुत सारे लोगों से, मेरे को चांद दिलाना ये भी तो आइडिया ही है। एग्जैक्टली बट एलॉन मस्क ने अपनी तेजस पे पैसा क्यों लगाया, उसने करके दिखाया। सी इट इज इट पॉसिबल, इम्प्लीमेंटेशन इम्प्लीमेंटेशन है। आप इतना लेवल ऑफ बिजनेस कर सकते हो, इतने नंबर्स अचीव कर रहे हो, एंड वाई डू वांट मनी, वो भी यही पूछने कि आपको हमारे तक से चाहिए क्यों। तो हम भी ये बोला, हमें ये बता दें ग्रोथ करना, हमें इसके लिए करना है चेन्नई वी आर नॉट रियली एंटाइटल्ड फॉर इंडिया। आप एक बात देखिए, वी वांट टू बी, म्यूशन टुडे एज अ ग्रुप वांट्स टू बी ऑल ओवर द वर्ल्ड। वी वांट टू बी एज अ सर्टिफिकेशन कंपनी कि यार जो भी म्यूशन ले रहा है उसको पता है वो आईईटीएफ के कोई नॉर्म्स हो, आईएसओ, वीएसए, वीटीए कुछ भी हो, इसकी कंपनी में म्यूशन है तो भाई क्वालिटी का प्रोडक्ट बनेगा। एक सिंपल सीधी बात है। दैट इज व्हाट द आइडिया। और आप देखो अगेन, ऑटोमोबाइल्स नहीं है, फार्मास्यूटिकल्स, चेयर मैन्युफैक्चर, फर्नीचर मैन्युफैक्चर, एसी मैन्युफैक्चरर्स, एवरीवेयर वी नीड क्वालिटी। एग्जैक्ट तो नीड तो हर जगह का। आपने शार्क टैंक में प्ले नहीं है हाँ वो जजमेंट के रहेगा। कारण डिफरेंस है ना। ऑल्सो मतलब ये तो रियल बात है, उस समय से आप पब्लिसिटी भी जाते हैं तो यार हम ब्यूटी दी कंपनी है, नाम इंस्टाग्राम पे है, इसके बाद कोई हमारा लिंक्डइन देखेगा या सोशल मीडिया दे कुछ नहीं है। क्योंकि वही वाली बात है, वो कहता है ना लंबोर्गिनी का ऐड नहीं आता क्योंकि खरीदने वाला टीवी पे नहीं हो। सेम हमारा जो कस्टमर है वो ना इंस्टाग्राम पे है ना सोशल मीडिया। ही इज अ 55-60 year old guy with more than 30+ years of experience in automotive industry। एंड 30 कंपनीज, 30 कंपनीज तो लिस्टेड ग्रुप है वो,
ही इज रनिंग हिज फैक्ट्रीज अक्रॉस द वर्ल्ड, वो भाई को तो डायरेक्ट फोन या ईमेल से होगा। अब रील देखते कंफ्यूज नहीं हो कि रील देख इन्फ्लुएंस अगेन हम तो सी है नहीं ना, डील वाला लॉजिक ही नहीं है। ऑडियंस इज नॉट देयर, सो यू हैव मार्केटिंग बजट इज देयर, अपने कुछ अभी पॉइंट नहीं है। सो B2B हो, अभी फंडिंग किस वैल्यूएशन पे उठाई आपने? ये नंबर आई डोंट थिंक सो बता रहा हूँ। विद बी रेंज यू Just so initially I caught up like you think very less क्योंकि हमारा सही प्रॉफिट सब है। So right now around 25 is the number for value issues and बाकी देखो क्या। सो अभी क्या फ्यूचर प्लान से कहाँ पे एक्सपेंड करना है आपको? They are already expanding काफ़ी। अभी हमारा यही है कि एक तो because of the funding now we are able to capture the Pune market and Chennai market और ऑलरेडी हम लुधियाना में। सो हमारा इस ईयर पे बोलते ये फैन इंडिया कवर कर लेंगे। Parallelly, we are also venturing into other industries outside of automotive, which I would like to keep a secret. And Vietnam and Southeast Asia are major automotive hubs. So we were also there in Auto Expo this time. So we are planning to go outside of India as well. Okay. So this year we plan for Southeast Asia and Dubai. Dubai is also a very huge market. What word is on? तो कीवी इंडस्ट्री में अभी कि काफ़ी ज़्यादा क्वालिटी के भी बात चलती है, जैसे ओला का भी काफ़ी ज़्यादा कभी स्कूटर पीछे बनने से दौड़ बनने से बंद कर देता है, या फिर एक्सीडेंट पे भी लाइक कीवी कंपनी से जैसे एक्सीडेंट होता है तो वो ऑटोमेटिकली लोग हो जाते हैं। तो उसका क्या सॉल्यूशन है आपके पास? और कीवी इंडस्ट्री के बारे में क्या कोर्स है? लाइक ओला क्या गलती करा है अभी और क्या अभी वो कर सकता है? मुझे याद है भैया ने एक बहुत अच्छी बात बोली थी। हम ईवीज की बात कर रहे थे, आई थिंक हम MG के लिए बात कर रहे थे परी। सो मारुति ने भी ना अपनी मरवाई है, तब जाके सीखे कैसे गाड़ी बनाता है। विच इज़ वाई IATF एग्जिस्ट करता है और इतने स्ट्रिक्ट क्वालिटी नॉर्म एग्जिस्ट करते हैं ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में। सो ओला विल ऑल्सो कैचअप। ऑटोमोटिव इंडस्ट्री जो मैं हम लोग शुरू से कह रहे हैं, ऑटोमोटिव है ही इतना कॉम्प्लेक्स, वो क्वालिटी क्योंकि वही दिक्कत है आप में है ना कि ऑटो लॉक हो गई, ये क्या क्वालिटी डिफेक्ट है, फिक्स इट। उसका इम्प्लीकेशन आप सोचो कितना ज़्यादा है। साइड में लॉक हुई है एक बात है, चलते चलाते लॉक हो गई तो पीछे वाला आपको मारेगा, उसके पीछे पीछे एक्सीडेंट की कितना है चांसेस है, समझ रहे हो आप। 40 के स्पीड पर फॉर एनी ड्यू रीजन शॉर्ट सर्किट होता है, कुछ भी होता है, आपकी गाड़ी लॉक हो गई, आपने टेक्निकली खड़ी ब्रेक मार दी। सो कॉन्सिक्वेंसेस अब वही चीज़ है, मेरा टीवी लॉक हो जाए या मेरा फ्रिज ऑटो लॉक हो जाए कोई बात नहीं, ठोक नहीं मिलेगी, बट चलते चलाते स्कूटी लॉक हो जाए सो ये तो बहुत क्रिटिकल इशू है जो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते, विच इज़ वाई इट्स स्ट्रिक्ट नॉर्म्स। हमारे इंडस्ट्री में देयर इज समथिंग कॉल्ड एज FMEA, फेलियर मोड इफेक्टिव एनालिसिस, कि हर फेलियर का इफेक्ट क्या है, उसका एनालिसिस क्या है। जो इज कोई भी पार्ट को बनाने से पहले FMEA करना इज मैंडेटरी। एग्जैक्टली। तो आप एक पार्ट को बना, ये फेलियर तो है, इस फेलियर को उन्होंने एनालिसिस किया है या नहीं किया है, वो शायद अच्छा जानते हैं, और अगर किया तो इसको कैसे केटर करना है। तो बेसिकली FMEA ना एक बहुत बड़ा पर्चा है जिसमें लोगों को प्रोडक्ट बनाने से ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ता है कि प्रोडक्ट कहाँ का कैसे कैसे फेल करेगा, किस किस कंडीशन में फेल करेगा। अगर वो चीज़ डिफाइंड हो जाए तो कभी फेलियर्स बो ना। अरे प्रोसेस क्योंकि कॉम्प्लेक्स है तभी हमने सॉफ्टवेयर भरा है, मतलब हमारा सॉफ्टवेयर लाइव FMEA करता है कंपनीज के लिए। अब रही बात हमारा इम्पैक्ट फ्रॉम EV, तो वो कुछ भी नहीं होता क्योंकि EV क्या है, तो गाड़ी बस इंजन की जगह बैटरी और BLDC मोटर है। एग्जैक्टली। पार्ट बनने उन्हीं ऑटोमोटिव स्टैंडर्ड्स है, ओला को भी वो फॉलो करना पड़ेगा, ओला की सप्लायर्स को भी वो फॉलो करना पड़ेगा, ठीक। सो इनफैक्ट वी आर वर्किंग विद अ कंपनी जो कि बैटरी बेस बनाते हैं टेस्ला के लिए। इंडिया में मानने से वही मानता है बैटरी में, मतलब बैटरी रखी जिस बॉडी पे जाती है प्लेटफॉर्म पे जाती है। तो EV आए, चाहे हाइड्रोजन इंजन आए, चाहे पेट्रोल इंजन आए, चाहे डीजल इंजन आए, चाहे BS कोर है, BS6 आए, गाड़ी बनेगी और वो स्टैंडर्ड से ही बनेगी। तो हाँ सॉफ्टवेयर रिमेन्स रेलेवेंट। हाँ बट इस टाइप के इश्यूज जैसे आपने ओला का बताया, वो अवॉइड करने के लिए हमने सॉफ्टवेयर होते कि ये FMEA, भैया वो अच्छी चीज़ बोली, अब FMEA ना भैया ने समझाया आपको 5 मिनट में, बट टेक्निकली अगर ओला का स्कूटर 15 साल से बंद है तो आज का FMEA वो 15 साल के डेटा के बेसिस पे अपडेट होगा। जनरल मतलब आज कुछ नया हुआ है तो ये देखा जाएगा कि 15 साल में कितनी बारी स्कूटी ऑटो लॉक हुई है,
कितनी बारी पूरे 15 के 15 साल वो सॉफ्टवेयर ही बता सकता है आपको, और उसके बेसिस पे या रिजल्ट्स है वो कितना इंपॉर्टेंट इशू है या उसकी अकरेंस कितनी है, उसको डिटेक्ट कैसे कर रहा हूँ, ये भी सॉफ्टवेयर ही बता सकता है। ठीक है, तो इसलिए हमने सॉफ्टवेयर बनाया था। तो ऑफ कोर्स ओला के या ईवी के आइडिया में कुछ ना, देखो ईवी तो मर्सिडीज भी बना रही है, पोर्शा बना रही है, मारुति बना रही है, महिंद्रा बना रही है। आई थिंक ओला जस्ट नीड्स टू मैच्योर एज अ ऑटोमोटिव कंपनी, क्योंकि ये कंपनी जिनकी हम बात कर रहे हैं ये बहुत मशक्कत से पहुंची है उस लेवल तक कि वो एक, समझ लो ना, इट्स लाइक आप कंपेयर नहीं कर सकते उनका, मैं ना पैसा ना ब्रांड ने एक्सपीरियंस, सिर्फ एक्सपीरियंस। अगर आप पहली मारुति कार ही देखो और आज की ब्रांड न्यू मारुति गाड़ी देखो तो आप घबरा जाओगे। एंड अगेन दिस इज जस्ट अ मैटर ऑफ 40 ईयर्स। तो 35-40 साल पहले ही मारुति इंडिया में लॉन्च हुई थी, तो 30-40 ईयर्स के अंदर, 4 डिकेड्स के अंदर हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं। आज लग्जरी गाड़ियाँ हो गई हैं। एग्जैक्टली। आज गाड़ी का बेसिक नीड क्या है, एक जगह से दूसरी जगह जाना है। टेक्निकली बैलगाड़ी भी वो कर लेती है, थोड़ी हॉर्स पावर लगा दो तो गाड़ी वही करती है। बट आज एक गाड़ी का बेसिक नीड्स जब ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर नहीं है, इट इज विद लग्जरी है। जीपीएस भी चाहिए, एसी भी चाहिए, पार्किंग सिस्टम चाहिए, ऑटोमेटिक विंडोज चाहिए, मतलब गाड़ी चलाने भी नहीं, ऑटो पायलट भी चाहिए। दाने भी चाहिए। एंड दाने पहले वो कैसेट, सीडीज, यूएसबीज, अब फोन कनेक्टेड है। ऊपर से परमानेंट वो मार्शल ऑडियो चाहिए गाड़ी के अंदर, वो अंदर लाइटिंग सिस्टम कैसा, मतलब आप प्रॉपर एक पार्टी कर रहे हो गाड़ी के अंदर, तो इट इज नाउ इट इज अ लग्जरी दैट यू वांट फ्रॉम एवरी कार, एंड एवरी कार मैन्युफैक्चरर इज डूइंग दैट। तो फेलियर्स भी हैं और बेटरमेंट भी है। तो ये हर गाड़ी या हर इंडस्ट्री में समझ में आना पड़ेगा कि हर चीज इवॉल्व कर रही है, हर चीज इवॉल्व कर रही है। अब ईवी आ गया ना, ईवी तो एवोल्यूशन ही है। देखा जाए तो पहले हम बैलगाड़ी से नॉर्मल डीजल पावर, फिर पेट्रोल पावर, BS2 3 4 5 6, आज ईवी। सो वही है, मतलब आई बस भी कि आप एक्सपीरियंस नहीं खरीद सकते। अगर होंडा ईवी बनाता है स्कूटी में, या हीरो मोटोकॉर्प, तो वो बेसिक ऑटोमोटिव में फेल नहीं होंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स में हो सकता है। ओला या एथर अभी दे आर मोर ऑफ टेक्नोलॉजी कंपनी एंटरिंग ऑटोमोटिव स्पेस, उनको एक्सपीरियंस अभी लेना ज़रूरी है कि जो एक कंपनीज ने कमाए। बात करें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, आपका जैसे सॉफ्टवेयर रेडी का बैकअप करना है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो आपको कैसे हेल्प कर सकता है या फिर डिग्रेड कर सकता है? क्या आप यूज हैं? और तो ये का इम्पेक्ट करने का तुम्हारा इंडस्ट्री में? देखो एआई का इम्पैक्ट जो ऑटो में पड़ेगा, वो मैं कहता हूँ, मेरा एआई का पर्सपेक्टिव बहुत डिफरेंट है। सो सब लोग कहते हैं एआई से हमारी जॉब चली जाएगी, हो गया वो, विच इज़ वेरी ट्रू। ठीक है, क्योंकि वही वाली बात है, ये मैं एग्जांपल कई बार ही देता हूँ कि मेरे घर पे जो शेफ़ है वो पॉपकॉर्न गैस पे बहुत अच्छा बना रहा है, बट मेरे घर पे माइक्रोवेव है, तो बात कर, ओके। तो वो गैस पे यार अच्छा बनाता था, बट मेरे पास तो माइक्रोवेव है, तो उसको या तो माइक्रोवेव पे उतना अच्छा पॉपकॉर्न बनाना सीखना होगा, या हमें कोई और लैंग्वेज से माइक्रोवेव चलाना आता है, राइट। तो फॉर एनी इंडस्ट्री एआई ये नहीं है कि डायरेक्टली आपका काम कर देगा। एआई क्या करता है, 2 बंदों का काम एक बंदा कर सकता है, तो वो दूसरा बंदा चले जाए, क्योंकि काम आसान कर दे ना। अब हमेशा 15 साल का डेटा एनालिसिस करना है, 2 बंदे बैठ के कर रहे हैं, एक ह्यूमन ड्राइव वगैरह, अब एक ही बंदा अगर कर सकता है तो एक की नीड ही नहीं है। तो आई फील एआई कभी एग्जैक्ट स्पेसिफिक काम किसी का नहीं निकालेगा कि सारे मे बी कंटेंट के लिए सबसे ज़्यादा यूज़ हो गया। तो अभी क्या है, या हम ही तो पॉडकास्ट शूट कर रहे हो भाई काम, तो मे बी इनिशियली पहले बॉबी टीम होती, एक वीडियो शूट कर रहा होता, छोटे कैमरा से कर रहा तो वीडियो क्वालिटी अपस्केल करने के होता, साउंड रिकॉर्डिंग के बाद साउंड मास्टरिंग कर रहा होता, एडिटिंग कर रहा होता, इंट्रोज वगैरह बना रहा होता, शूट जूम इन जूम आउट हो, ठीक है। अब ऐसा तो नहीं होगा कि वीडियो कंटेंट क्रिएटर्स की जॉब चली जाएगी, अब बस ये होगा 4 बंदों की टीम की ना एक ही बंदे की टीम होगी, क्योंकि एडिटिंग, साउंड मास्टरिंग, वीडियो एडिटिंग, ये सब एआई कर देगा। क्रिएटिविटी तो उस बंदे की है जो वीडियो बनाने वाले, वीडियो क्रिएटर। तो आई ऑलवेज फील कि विद एआई कोई स्पेसिफिक जॉब रो एलिमिनेट नहीं होगा, नंबर ऑफ पीपल रिक्वायर्ड इन दैट जॉब विल इंक्रीज। एंड इवन इन द ऑटोमोटिव वही होगा कि जहाँ पे 2 बंदे चाहिए किसी स्पेसिफिक चीज के। अगेन देखो, दिस इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ TNT। आपको पता है TNT की ओरिजिनेट हुआ था बेसिकली टनल्स खोदने के लिए। अब उसको इस्तेमाल कर लिया गोली बारूद बनाने के लिए, तो TNT उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि अरे ऐसा हो जाएगा।
तो अगेन इट्स अ ट्विन एजेड स्वॉर्ड जो इवेंचुअली होगा। कंप्यूटर पे लोग आज से 30 साल पहले भी रोते पिटते थे, हमने खुद देखा है कंप्यूटर्स पे क्या काम कर रहा है। पैन पे रोते थे यार कंप्यूटर नहीं चलाएंगे, स्ट्राइक चल रही है, कंप्यूटर नहीं होने चाहिए, नौकरियां खा गया, नौकरियां कम हो गई, नौकरी और बढ़ गई ना। तो इवेंचुअली टेक्नोलॉजी विल ऑलवेज बी अ ट्विन एजेड स्वॉर्ड। कुछ बेनिफिट भी करेगी तो कुछ नुकसान भी करेगी। अब ये तो एज ह्यूमैनिटी हमारे को देखना, इन ह्यूमन बीइंग हमको देखना हम किस जगह जाना चाह रहे हैं। बस के लिए ब्रो है ना, आप भी बोलोगे कि मुझे कंप्यूटर एक्स्ट्रा चलाना तो आना चाहिए। Is it? अब जैसे आप अपनी हायरिंग कर रहे हो तो आप मे भी बोलोगे कि यार ठीक है कंप्यूटर यूट्यूब में ऐड मॉनिटरिंग करनी आनी चाहिए भी, यूट्यूब रेवेन्यू तो वो स्केल है जो उसको आना चाहिए, नहीं आता तो वो जॉब नहीं है। तो काफ़ी सारे स्टार्टअप्स में ट्रस्ट इश्यूज आता है, राइट? तो डिसाइड पर पार्टनर्स के पीछे जैसे कि पार्टनर्स होता है, जैसे 2 पार्टनर्स 3 पार्टनर्स, तो ट्रस्ट इश्यूज काफ़ी ज़्यादा आता है। तो उस चीज़ को कैसे हैंडल आउट करते हो? कभी आते हैं या नहीं आता है? तो आता है तो कैसे हैंडल आउट करते हो? बिजनेस पार्टनरशिप इज जेन्युइनली लाइक जैसे बहुत भाई बोला इट इज लाइक मैरिज, कि वो लव पे नहीं ट्रस्ट पे ही चलेगी। एंड आई थिंक वही फॉर एनी रिलेशनशिप या लव मैरिज के लिए मेरा आइडिया है, या एनी गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड, लव इज नॉट इन रिस्पेक्ट इज। तो एज लॉन्ग एज यू रिस्पेक्ट एंड give the other person their boundary or their space, basically in this sense it means कि जो उनकी एक्सपर्टीज है उसमें मैं हाथ नहीं डालता क्योंकि मुझे पता उनसे बेटर कोई नहीं करेगा। सो आई रिस्पेक्ट हिम फॉर दैट एंड आई मेन गिव हिम हिज स्पेस एंड से तो आई ट्रस्ट हिम ब्लाइंडली कि ये काम अगर दे दिया तो वो हो जाएगा बस, एंड आई होप कि वो भी ची ऐसे। वेरी ब्यूटिफुली सेड। देखो हम जब बच्चा बड़ा करते हैं ना, आई एम अ फादर टू अ 10-year-old डॉटर, ओके, तो एक बीवी और एक हस्बैंड का बड़ा अलग अलग रोल रहता है। आज की डेट के अंदर मेरी वाइफ मेरे बच्चों को बहुत अच्छा संभालती है और बहुत प्यार से संभालती है। दिस इज व्हाट एग्जैक्टली व्हाट द कंपनी इज। मेरा इनपुट कम है बट बैक ऑफ द हैंड पे तो है ही। तो अगेन अगर हम एक कंपनी को बच्चा समझे तो दोनों के इनपुट्स अलग अलग हैं और बच्चे को मालूम है, कंपनी को मालूम है। सी यू कैन, आई कैन ऑलवेज नेवर बी द फेस ऑफ द कंपनी इज द फेस। कंपनी को पावर 2 बंदे कर रहे हैं, हमारे केस में हम दोनों कर रहे हैं, हमारे केस में हम 3 बंदे करते हैं। हम सबसे पहला पार्ट अगर अपने भगवान को मानते हैं, हनुमान जी को मानते हैं, तो वो पावर कर रहे हैं और बाकी हम लोग कनेक्शन है। कहीं कोई शॉर्ट सर्किट, और शॉर्ट सर्किट होते हैं, एग्जैक्टली दिस इज हाउ बिजनेस वर्क्स यार। ये लॉजिक नहीं है कि यार हम बहुत 4 दिन पहले उस टेस्ट थे, काम बढ़ाना है, कैसे होना है, क्या नहीं होना है। अगेन डिस्कशन करते हैं, सॉल्यूशंस निकालने पे बिलीव होना चाहिए। प्रॉब्लम्स तो हर दुनिया के पास है, हर बंदे के पास प्रॉब्लम है। इनसे पता है लाइफ पार्टनर के लिए मैं बोलूँगा कि somebody आस्क मी कैसा लाइफ पार्टनर चाहिए तो वो ये कहता है ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए, सैड सिचुएशन में। अगर कुछ सैड चल रहा है और आपकी बीवी या आपकी पार्टनर और सैड हो रही है तो आप भी ज़्यादा गम मूड वो होगी तो फिर आप सैड हो वो बोलनी कोई बात नहीं है, आप देख ट्रूली से आई एम सो ब्लेस्ड दैट आई हैव अ वंडरफुल लाइफ पार्टनर जो मतलब मेरे डाउन पीरियड में भी मेरे को हाई करके रख दिया कि क्या हो गया, इट इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। अगेन रात है तो दिन आएगी, दिन आएगा तो रात आएगा। सो यू हैव टू हैव, एंड ट्रस्ट की सबसे अच्छी बात क्या है, आपको रोज मेंटेन करना है, ऐसे ठीक है ना। तो फाइट्स भी होंगी, बिजनेस बड़ा हमारे किसी कंपनी ने कहा था टिल द टाइम द कंपनी इज ग्रोइंग, डिसीजन जैसा मर्जी हो, कमर कहीं से मैं तो चल रहा है ये घूमते रहा वो सब सही। अगर मेरे को लगता है कल कंपनी बढ़ाने के लिए मेरे को ऑफिस नहीं जाना और वर्क फ्रॉम होम से मैं अच्छा कर सकता हूँ और मेरी कंपनी 10x हो रही है तो मैं घर खुशी खुशी करूंगा। अरे ये टास्क आता है वैसे कि आप प्रेस कर रहे हो फाइनल में कि ये नहीं कि ऑफिस में भाई वो सेम इसके साथ है। अगेन हमारी कोई वर्क टाइमिंग सेट नहीं है बिकॉज वी हैव, आई हैव द ट्रस्ट विद हिम। कुछ मुझे पता है ये इसका वर्क सिनेरियो बहुत डिफरेंट है, मेरा बहुत डिफरेंट है। मैं इम्प्लीमेंटेशन टीम की हूँ, मैं सुबह 10 बजे ऑफिस पहुंचने की कोशिश करता हूँ बिकॉज दैट इज हाउ अ नॉर्मल फैक्ट्री वर्क्स। इसकी कोडिंग का टाइम है, इसका सब कुछ टाइम है, ये सुबह मीटिंग्स लेके आराम से आता है बट ही वर्क स्टिल लेट। तो अगेन दिस इज हाउ ट्रस्ट बिल्ड्स। तो दोनों को अपनी स्पेस देनी जरूरी है, दोनों को ग्रोथ मोटिव एक ही है, बच्चा हेल्दी होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए और बच्चा अच्छा काम करे, राइट। एज पेरेंट्स यही काम है ना हमारा, तो कंपनी का भी यही है, कंपनी बढ़ती रहनी चाहिए और अच्छी बढ़नी चाहिए। आई थिंक बस आई हैव बीन लकी इन दैट सेंस एंड से यू आल्सो ये हम लोग दोस्त में काफी सही है, मैं ना शौक एग्जैक्ट सेम है
मतलब चाहे वो टैटू हो, चाहे हमारे नशे करने के तरीके हो, या फिर लाइक चॉइस ऑफ एक्टिविटीज और भाई क्या करना है, एवरीथिंग इज लाइक सिमिलर। तो वो ऑफ, आप बोल दो ऑन रिकॉर्ड, ऑफ रिकॉर्ड, ऑफिस आउटसाइड, वो सब कुछ मैच कर जाता है। या थॉट प्रोसेसेस, हम दोनों को जो हंगर है, दोनों का इक्वल लेवल ऑफ मटेरियलिज्म है, तो दोनों को शौक भी है। शौक बड़ी चीज़ है जिससे क्लिस्पिक कभी सही थी, तो एवरीथिंग मैचेस, तो हम बाय डिफॉल्ट दोनों का थोड़ा लाइन हो जाता है। बस तो एक क्वेश्चन है कि भैया मैरिड है, आप अनमैरिड हो गई, तो स्टार्टअप शादी से पहले स्टार्ट करना चाहिए, बाद में स्टार्ट करना चाहिए? आप बताओ मेरे। जब मेरे पास बैठने में तो पहले करना चाहिए, जस्ट क्योंकि थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर कम होती है। मैं वही वाली बात है कि थोड़ा ये पे चेक नहीं आने वाला है, तो अभी क्या, अभी तो छड़े हो तो इतनी स्ट्रेस नहीं है। बट जब पता है कि घर पे बच्चा है, उसकी स्कूल फीस तो देनी ही देनी है, एक स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ मेंटेन करनी है, वाइफ भी आपकी, तो बस थोड़ा वही है, सपोर्टिंग पार्टनर हो तो एवरीथिंग इज अ ब्रीज। बट गिवन एन ऑप्शन तो पहले कर लो। नॉर्मल चीज़ है कि आपके अकाउंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरा पर्सपेक्टिव रहेगी। तो भी आप तो कोई परफेक्ट आंसर नहीं है यार स्टार्टअप शुरू करने का। हाँ सर, ये सही। फ्रैंकली स्पीकिंग KFC 68 पे शुरू हुआ, तो कुछ तो दिमाग थोड़ा लगाया था क्या? तो प्रोडक्ट की नीड क्या है और आप कब उसको लेके धावा मार सकते हो, लोहा जब भी गर्म हो वो कर दो। इसमें मैरिज और अनमैरिड होने का लॉजिक नहीं है। मैरिड होने का सिर्फ ये बेनिफिट मिल जाता है, बेनिफिट कह दूंगा कि यही वाइफ मिलती है जो सपोर्ट करती है, ठीक है। और एक बच्चा होता है जो आपको घर पे आके बड़े प्यार से मिलेगा, चाहे कितने भी स्ट्रेस क्यों ना हो। और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जब आती है ना, तो आप एक ना लेट बैक एटीट्यूड खत्म हो जाता है। आप कुछ चाहे जितनी मर्जी थका हुआ हूँ, बीमार हूँ, ये है कि सुबह उठ के काम पे जाना है, बिकॉज दे आर बिल्स दैट नीड टू बी पेड। ठीक है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी फैक्टर मिल जाता है। तो देयर इज नो परफेक्ट आंसर टू दिस। व्हेनेवर देयर इज अ नीड फॉर अ स्टार्टअप, गो अहेड एंड स्टार्ट इट। अभी एक लास्ट क्वेश्चन है, एडवाइस फॉर द यंग एस्पिरेंट्स, राइट? तो अभी जो कॉलेज में स्टूडेंट्स होंगे, तो कॉलेज वाले स्टूडेंट्स के क्या स्टार्टअप स्टार्ट करना, टेक स्टार्टअप बेसिकली, टेक स्टार्टअप के लिए कैसे स्टार्ट करना चाहिए? क्या कॉलेज के बाद ही स्टार्ट कर दें या फिर थोड़ा टाइम लें? कैसे स्टार्ट करना चाहिए कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए बेसिकली? यार आई थिंक वही, मतलब भैया की बात मैं कहूँगा जनरली सही है कि जैसे आपने कॉलेज के जस्ट बाद हो, वो तो वही है, जब वेट करे तब स्टार्ट कर दो, ठीक है। बट हाँ, मैं कॉलेज का तो दूसरा टाइप की एडवाइस देना चाहूँगा, क्योंकि लाइक आप तो मुझे जानते हो कॉलेज से वैसे। इनफैक्ट मेरे को भी काफ़ी मौके मिले टू स्पीक इन कॉलेजेस, या फिर व्हेन आई मीट पीपल। मैंने कॉलेज में बच्चे बहुत स्ट्रेस्ड या एंग्शियस होते हैं कि प्लेसमेंट्स लगेगी सर, क्या ये वो। यहाँ पे भी बंदा, आपके भी कितने स्टूडेंट्स होंगे VLSI के जो सीखने से ज़्यादा प्लेसमेंट प्लेसमेंट के लिए कर रहे हो, इस संभव में लग जाएगी, DI में लग जाएगी, LXP में लग जाएगी। तो मैं एक छोटा सा एनेक्डोट देना चाहता हूँ, मेरे हाथ का भी है। तो महाभारत जनरली पता होगी ना। तो महाभारत में क्या होता है, द्रौपदी का स्वयंवर होता है। द्रौपदी के स्वयंवर में टास्क क्या दिया हुआ होता है द्रौपदी के पापा ने, कि पानी है, उस पे ऊपर पेड़ है, पेड़ की रिफ्लेक्शन पानी में दिख रही है, और पेड़ की ब्रांच से एक मछली लटकी है। आपको रिफ्लेक्शन देख के ऊपर मछली के हाथ पे तीर मारना है। तो सारे आर्चर्स आए होके दुनिया भर के, स्वयंवर का कॉन्सेप्ट ये होता है कि बेस्ट किंग अक्रॉस द वर्ल्ड आए थे। तो अर्जुन भी जाता है एज अ पार्टिसिपेंट। अर्जुन के साथ उसका, उनके भाई बोल दो या बेस्ट फ्रेंड कृष्णा होता है, टेक्निकली बुआ के बेटे होता है, कजन होता है। तो जब अर्जुन की टर्न होती है आर्चरी, मतलब अपनी बारी, तो कृष्णा एज अ फ्रेंड, गुड फ्रेंड, फुल पेप टॉक दे रहे होता है कि भाई एकदम मछली की आँख को देखियो, टेक अ डीप ब्रेथ, है वो। तो अर्जुन गेट्स इरिटेटेड, वो कहते हैं भाई क्या चल रही है, ए तू भगवान है, बी तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है या कजन है, तीर लगवा दे सीधा, इतना क्यों ज्ञानबाजी करना, ठीक है। मतलब, तो फिर कृष्णा वो बहुत ब्यूटीफुल चीज़ कहते हैं, इसके दो इंटरप्रिटेशन है। एक जो मैं मानता हूँ, दूसरी इज मोस्टली जो लोग को पता है। तो कृष्णा कहते हैं जब तुम पानी में देख रहे होगे, मैं मेक श्योर करूँगा कि पानी में रिपल्स ना है। जब तीर हवा में होगी, मैं मेक श्योर करूँगा हवा तेज ना चले कि टहनी ना हिटा, बट तीर तुम्हें ना आने, राइट। तो पहली चीज़ जो सबको इससे समझ आती है वो यही है कि तुम वही कंट्रोल कर सकते हो जो तुम्हारे हाथ में है।
बाकी सब कुछ भगवान पे छोड़ना, ठीक है। तीर चलाना मेरा काम है, बट चाहे कितना ही अच्छा आर्चर हूँ मैं, अगर हवा चल गई, टहनी हो गई, मछली साली उड़ के गिर गई तेज हवा से, तूफान से, तो लग गई थी, ठीक है। पानी में लहरें हैं, यो पानी गंदा है, अंधेरा हो गया, बादल आ गया तो फिर अंधेरा हो गया, तो भगवान के हाथ में कि तेज से तीर बाज। सेकेंड चीज़ है जो मैं हमेशा मानता हूँ, और ये जेन्युइन सारे कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए, ये कृष्णा आर्चरी कॉन्टेस्ट में अर्जुन की हेल्प कर रहा था। अर्जुन साधा यूनिवर्स का बेस्ट आर्चर था, उसको हेल्प की लीस्ट जरूरत थी। तो अगर चाहते हो कृष्णा तुम्हारी मदद करे, पहले अपने फील्ड की अर्जुन बनो, बाकी वो खुद जाए। दैट इज बी द बेस्ट अवॉर्ड यू डूइंग, नॉट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव की द्रौपदी मिलेगी, बट थी जेन्युइनली शौक है थी सन, फिर वो भी बन जाएगी। तो इसी कॉन्टेक्स्ट पे अर्जुन ने द्रौपदी को जीतने के लिए नहीं किया था, अर्जुन ने सिर्फ मछली को मारने वाले किया। बताओ, तो लॉजिक वही था। आजकल के कॉलेज बच्चों में ना प्रेशर होता है, और स्टार्टअप चीज जो आ गई ना, लाखों स्टार्टअप रोज खुलते हैं, बर्ज भी हो रहे हैं कि ना एक जबरदस्ती नहीं क्या हम करना है, स्टार्टअप करना है, नीड है, आपको दिख रहा है मार्केट में चीज की अवेलेबिलिटी नहीं है और आप कर सकते हो, तो प्लीज वो है, बट ओनली फॉर द सेक ऑफ क्रिएटिंग अ स्टार्टअप की मैं तो स्टार्टअप ही करूंगा, मैंने एजुकेशन करी है, मैंने इंजीनियरिंग करी, मैं स्टार्टअप ही करूंगा, होड़ में मत आओ। तो इसीलिए होड़ में लॉजिक यही है, मैं अगर 15-16 साल नहीं मरता तो मेरे को समझ ही नहीं आती कि नीड कितनी बड़ी है, रचित ना मिलता। अब देखो रचित का मिलना जुलना फैमिली के होते हुए भगवान ने क्रिएट किया, हमने नहीं किया। एग्जैक्टली। सो दिस इज व्हाट कृष्णा प्लेड हिज पार्ट। 15 साल तक मैं पिलता रहा, देखता रहा कि हायरी नीड है, तो वो अर्जुन बनने की कोशिश थी, पर इस अर्जुन ने की तरह से जेन्युइन एक इंसिडेंट बताता हूँ बस। हम फैमिली में सब कुछ है, तो ना नोकिया ने एक फ्लिप फोन निकाला था अभी रिसेंटली, से 710 या कुछ, जो 212100 ऐसा कुछ, जिसमें व्हाट्सएप वगैरह था, जीपे थे नोकिया के फ्लिप फोन में। मैंने वो यूएई से इंपोर्ट कराया था, इनके पास यूके से था, फैमिली में होते रहे, हमारी बात नहीं होती। मैंने देखा कि मेरे सिवा बनने का हम क्योंकि सबने बोला यार सुपर चीज खरीदी है दोनों, हम उस फोन पे बात करनी चालू करें कि एक और कोई ऐसा प्राणी है जिसने ये हरकत करी है, इतने पैसे दे के 1 घंटा सा फोन लिया। एंड दैट वाज दी, अब क्या कहते हैं, चल जाएगा नहीं अभी, कब सोचो एग्जैक्टली ये। और स्पेशली मंगवाया था मैंने यूके से और इसने दुबई से। तो अगेन जब चीजें मिलनी होती हैं वो भगवान करेगा, बट अगेन जस्ट फॉर द सेक ऑफ स्टार्टअप डोंट ओपन अ स्टार्टअप, क्योंकि इवेंचुअली वो बाद में आके आपको परेशान करेगा। एंड लाइक एनी बिजनेस एनी वर्क, आपको खून पसीना एक देना पड़ेगा, देयर विल बी अप्स देयर विल बी डाउन्स, यू हैव टू फेस इट, और तभी आगे बनोगे। तो लोहा स्ट्रेंथनिंग मानोगे, लोहा स्ट्रॉन्ग कब होता है, भट्टी में जाकर जब, और हथौड़ा पड़ने पर, तो जब गर्म होता है तो वो सहना पड़ेगा। एंड दैट इज द लाइफ स्टोरी ऑफ एवरी स्टार्टअप, हर स्टोरी के साथ यही है, कोई एक झटके में हजारों करोड़ों का नहीं हो गया। एंड जनरली है बच्चों का भी बोलना, तो स्पिरिचुअल स्पिरिचुअल बनो, मेडिटेशन में जो भी करो, एक ट्रस्ट लेके आओ कि जो स्क्रिप्ट लिखी है ना लाइफ की वो हो जाएगी। और हमने जनरली स्टार्टअप जर्नी से यही देखा है, जब लगता था कि किताब बंद होगी सब पन्ना पलट जाता था, तो वो नहीं पता कब क्या होगा, बस हम चुपचाप सर नीचे करके अपना काम करे रहते हैं, वो ऊपर वाले को देना हो तो देगा। So thank you, Rajesh. Thank you, Aman Maria, for your time. Hope to see you in the future. So thank you. Thank you, definitely. Thank you.